एक सबसे कॉमन मिथ है कि सिर्फ कमज़ोर दिमाग वालों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। हाँ, ऐसा बोलते थे। इनफैक्ट इसका ठीक उल्टा होता है। मेरे तो देखिए उसका वेट फील कीजिए, और जैसे ही मैंने बोला वेट फील कीजिए, आप उसको गायब कर रहे हैं अपने दिमाग में। आप वेट को वैसा फील नहीं करना चाहते जैसा होना चाहिए। ओके, तो आपके दिमाग में क्या था ऑब्जेक्ट? गन। गन। वर्ड क्या था? गन स्लिंगर। गन स्लिंगर। ओके, ये आपने किसी को बताया नहीं और मुझे भी नहीं बताया अभी तक ये क्या है। नहीं। बट कुछ ठंडा है। हाँ एक बड़ा सा पैलेस जैसा भी कुछ है, कुछ रॉयल जैसा कुछ आप देख रहे हैं वहाँ पे। जी। यू आर विद योर फैमिली देयर और somebody close to you with someone? निकनेम क्या मैस्कुलिन साउंड करता है? नहीं सर। नहीं, मेरी तरफ से सोनल को हाय बोलेगा। राहुल, क्या इमेज है वो? मैं ओम। और उसका किसी से लेना देना, किसी चीज़ से लेना देना, भगवान शिव पर्टिकुलरली आप, क्या ये इमेज आपके लिए कोई इत्तेफाक रखती है? हाँ, मैंने बनाया भी है हाथ पे। नामचीन है, आज उनको हर कोई जानता है, धीरेन्द्र शास्त्री। तो रविंदर कैसे अलग हैं धीरेन्द्र शास्त्री से? पहली बार मैं आपको एकदम एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी समझा रहा हूँ कि वो होती कैसे है। मैं अक्सर किसी पॉडकास्ट पे ये करता नहीं हूँ, पर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ब्लफ है। और आपको क्या लग रहा है, मुझे पता थोड़ी है वो किनके साथ थी मुंबई में। रविंद्र जी, ऐसा होता है जब आपकी ट्रिक फेल होती हो बहुत सारे लोगों के सामने? हाँ, होता है ना। फिर कैसे करते हैं? आपको पता भी नहीं चला अभी कुछ हुआ, मैंने कवर भी कर लिया। पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से ऐसा टैप करके देखिए ज़मीन पे। ये कोई ऐसा शुगर वुगर वाला नहीं है, प्रॉपर एकदम हैवी आप फील कर पा रहे हैं इसको। तो सब लोग हमिंग करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो आप ओम चैंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस मग की तरफ देखते रहिए, मेरे कंधे पे रखिए अपना हाथ। स्टार्ट हमिंग अगेन। स्टार्ट हमिंग अगेन। आंखों में जादू, बातों में जादू, सचिन तेंदुलकर जब कोई शानदार शॉट खेलें वो जादू, लता मंगेशकर कोई शानदार सुर लगाएं वो जादू। कुल मिलाकर हम मानते हैं जादू होता है, लेकिन विश्लेषक कहते हैं, विद्वान कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं कि जादू कुछ नहीं होता। जब हम डिफाइन ना कर पाएँ कोई चीज़, डिकोड ना कर सकें, कोई तार्किक जवाब ना खोज पाएँ, तो उसे कहते हैं कि जादू हो गया। मगर जादू जिस पर चलता है वो मानता है। जादू जो चलाते हैं उनमें भी कुछ दावा करते हैं कि वो जादू कर रहे हैं। मगर आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो जादू जैसा ही कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो चीज़ों को डिकोड भी करते हैं। वो खुद को हिप्नोथेरेपिस्ट कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसा जादू किसी काम का नहीं जो किसी का दुख दर्द दूर ना कर सके, जो केवल किसी को बस भौंचक्का छोड़ जाए। मैं रविंद्र कुमार की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में हिस्सा लिया, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में देखता हूँ आपको, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आते हैं। और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि जब आप वो कुछ करते हैं जिसे हम जादू कहते हैं, तो आप ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये सिर्फ जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्ट है, साइंस है, और जैसे दुनिया भर की और तमाम कलाएं होती हैं, ये भी उनमें से एक है। आप मिथ भी तोड़ते हैं, क्योंकि आजकल हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही सब जादू करके लोगों का भरोसा जीत रहे हैं और फिर जो मन में आता है वो करते हैं। आप पर्चे भी बना लेते हैं, आप मन की बातें भी जान लेते हैं, आप ताश के पत्तों से वो कार्ड निकाल देते हैं जिसे देखकर हम हैरान हो जाते हैं। आप ये कैसे करते हैं, बस ये आप ही जानते हैं। और हाँ, आज पढ़ाकू नितिन हमने कमरे से बाहर निकाला है, और हम थोड़ा बाहर लेकर इसलिए आए क्योंकि बात ही ऐसी होनी है। तो हमारे साथ आज सुनने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, और ये सभी स्टूडेंट्स हैं। तो हमने सोचा कि उनके सीधे सवाल कराए जाएं रविंद्र जी से, और रविंद्र सीधा ही जवाब दें। तो इस पॉडकास्ट में आई होप कि जब ये आगे बढ़ेगा तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे वो भी कुछ सीखेंगे और हम भी कुछ सीखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं भी बहुत मुतासिर हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके जितना भी काम देखा है, जितने पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप एक होस्ट करते हैं, और जो गेस्ट बैठे हैं आप पूरी कोशिश करते हैं, और आपके क्वेश्चन से पता लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे जो सही में लोगों की हेल्प करे। बिल्कुल, और इसीलिए जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने पहला सवाल आपके लिए तैयार रखा है। उन्होंने कहा कि पहला सवाल पूछेगा कि आपको तो पता ही होगा इस पर्चे में क्या लिखा है।
जी, मुझे पता है इस पर्चे में क्या लिखा है। इस पर्चे में जो लिखा है वो सवाल आप मुझसे पूछने वाले हैं। ये सब कुंदन के खुराफाते हैं। लेकिन मैं शुरू करूंगा इससे कि आपका जो परिचय है वो आप मेंटलिस्ट हैं, जी। आप हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। जी। ये चीज़ें जब हम सुनते हैं तो बस थोड़ा सा आइडिया लगता है हमें कि ये करते होंगे वो करते होंगे। एक्चुअली मेंटलिस्ट क्या करता है या हिप्नोथेरेपिस्ट एक्चुअली क्या काम करता है, समझें कैसे इस काम को। ओके, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मेंटलिज्म आर्ट फॉर्म है। जैसे मैजिक में आप देखते हो कि अचानक से कोई चीज़ हवा में उड़ी या गायब हो गई या उसका फॉर्म चेंज हो गया। मेंटलिज्म में हम लोग प्रॉप्स यूज़ नहीं करते हैं, हम वो फीलिंग साइकोलॉजी और साइकिक और परामानसिक शक्तियों का उस पर जामा पहना के उस तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी को यूज़ करके एटलीस्ट ये इल्यूजन क्रिएट करके कि हम यूज़ कर रहे हैं साइकोलॉजी, सही में कर रहे हैं चाहे नहीं वो मैटर नहीं करता है, बट हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं माइंड रीडिंग का या टेलीपैथी का या टेलीकाइनेसिस का। तो मेंटलिज्म मैजिक का मॉडर्न वर्जन है, साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन है मैजिक ही, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ प्रकट नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी के मन से इन्फॉर्मेशन प्रकट हो रही है, यहाँ कोई चीज़ गायब नहीं हो रही है, किसी के माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उसको वो कुछ भूल गया है। ये है मेंटलिज्म। अब दूसरा वर्ड जो आपने जो चीज़ पूछी वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। हिप्नोसिस एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, उसको एक खास स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं जहाँ पे माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, ससेप्टेबल हो जाता है कि हम जो सजेशंस दें या जो उसके अंदर चेंजेस लाना चाहें तो वो इंसान उन चेंजेस को फील कर पाए। लेकिन क्योंकि ये सुनने में बहुत वू लगता है और बड़ा फैंसी लगता है, तो लगता है कि मैजिक, मेंटलिज्म, हिप्नोसिस सब एक ही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग है। मैजिक बिल्कुल अलग आर्ट फॉर्म है, मेंटलिज्म मैजिक का ही एक मॉडर्न वर्जन, आप कह सकते हैं मैजिक 2.0, वो बिल्कुल अलग है, और हिप्नोसिस इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसकी कोई पढ़ाई लिखाई होती है? अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हिप्नोसिस पे, तो हिप्नोथेरेपी पे तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस पे बाकायदा 3-3 साल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कराते हैं, डिग्रीज़ होती हैं, डिप्लोमाज होते हैं, और साइकोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से कॉन्जुगेशन में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स में भी अब लोग इसको अडॉप्ट करने लगे हैं। तो हिप्नोसिस तो पूरी तरह से एकदम रिसर्च साइंस है। मेंटलिज्म ये हॉबी है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया कि भाई जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि हम भी कभी ऐसे ही थे, हमें बहुत किताबें ढूंढनी पड़ी थी। अब इतनी किताबें, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, इतने लोगों से मिलना, इतना खर्चा करना, इधर उधर भागना, ये सब करने के बाद समझ में आया कि अगर कोई ये 20 ट्रिक्स भी जान ले तो एटलीस्ट वो एक हॉबी की तरह इसको स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, जब हम थेरेपी कहते हैं जी। तो मेरे दिमाग में तो ये आता है कि ये किसी रोग का निदान होगा, इससे होता होगा कुछ। अब मुझे मालूम नहीं, आप बता पाएंगे तो बताइए कि एक तो ये कि वाकई निदान होता है, या दूसरा ये भी कि इसकी कोई मेडिकल की दुनिया में कहीं कोई मुहर लगी है कि हाँ, डॉक्टर्स भी मानते हों या सरकारें भी मानती हों कि इस तरह के इलाज आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके उस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। देखिए, 2 सवाल हैं इसमें। पहला तो ये है कि क्या ये ट्रीटमेंट, इससे ट्रीटमेंट होते हैं? तो हाँ, ऐसी लाखों स्टडीज़ हैं और लाखों करोड़ों लोग होंगे इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जो हिप्नोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ठीक होती हैं? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेलुसिनेशंस, इस तरीके की चीज़ें। अब देखिए, डिप्रेशन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है। सोशल मीडिया पे मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, और सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब है। लोग अचानक से बात करते करते कहते हैं, यार आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड, आई नीड काउंसलिंग, आई नीड अ थेरेपिस्ट। तो आज की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस पर, और बाकायदा लोग ठीक होते हैं, पहली चीज़। दूसरा कि क्या मेडिकल वर्ल्ड इसको पसंद करता है, या दोनों तरीके के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। लेकिन ये बात भी सच है, अगर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो साथ में हिप्नोथेरेपी यूज़ करते हैं, या हिप्नोथेरेपिस्ट के पास साथ साथ सलाह देते हैं कि आप इनके साथ सेशंस लो। मेरे खुद जितने भी सेशंस आते हैं, मैं डायरेक्ट सेशंस नहीं लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं खुद ये मानता हूँ कि ये पावरफुल टूल है, लेकिन भाई मैंने मेडिकल पढ़ाई नहीं की है। हो सकता है जिसको मैं साइकोसिस समझ रहा हूँ वो न्यूरोसिस हो, या जिसको मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि इसके मन का वहम है वो केमिकल लेवल पे कुछ और हो रहा हो।
मतलब अब तो चलो इतना 10-12 साल हो गए करते हुए, तो अब समझ में आ जाता है कि ये काउंसलिंग से जाएगा या मेडिकल से जाएगा। पर मेरे पास भी अगर 10 केस आते हैं, 10 में से 8 जो हैं वो डॉक्टर से रेफ़र होके ही आते हैं। तो यस, लोग मानते हैं, मेडिकल साइंस इसको मान रही है बहुत ज़्यादा, और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं, ये सब नहीं होता है। अच्छा, ये उससे अलग कैसे है? जो झाड़ फूंक है, जादू टोना है, उसमें भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि इससे उनकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। दावा करते लोग भी मिलते हैं कि भाई हमारा तो ठीक हुआ है। और आप जब करते होंगे तो भी आई एम श्योर बहुत सारे लोग कहते होंगे जी रविंद्र जी ने हमें तो ठीक किया है ना? तो उससे अलग कैसे है ये? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि लाल रंग और गाढ़े लाल रंग का फ़र्क। समझिए, हिप्नोसिस बेस है, और जब हम किसी के माइंड को एक्सेस करते हैं, मान लीजिए मैं ऑडियंस में से अगर किसी को हिप्नोटाइज करता हूँ या उसके साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट में अगर सब्जेक्ट जो सामने वाला पर्सन है वो उस लेवल की सजेस्टेबिलिटी पे चला गया जहाँ पे मैंने बोला कि अब तुम्हारे हाथ चिपक गए और वो चिपक गए, ये हो गया फन। अब यही चीज़ मैं अपने कपड़े बदल के करूँ और सीधा बोलूँ पेट में दर्द है, हो गया ठीक। आप 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, 10 में से 4 आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी अगर मेरे में आस्था रखते होंगे वो ठीक हो जाएंगे। एटलीस्ट उस वक्त उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये हिप्नोसिस ही है। हिप्नोसिस में हम एक ग्रेजुअल प्रोसेस के ज़रिए उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, लेकिन कई बार ऑलरेडी इमोशंस इतने हाई होते हैं कि जब वो हीलर आता है और माथे पे हाथ रखता है तो आपको लगता है कि अब मैं ठीक हो गया। तो वो हिप्नोसिस ही है, अलग नहीं है। हो सकता है उनको भी ना पता वो हिप्नोसिस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हिप्नोसिस है। पर उसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जो इस लेवल की आस्था रखते हैं वो उस टेम्परेरी रिलीफ को ये मान लेते हैं कि अब वो ठीक हो गए, और इससे फिर जान का खतरा हो जाता है। आप देखते हो फिर झाड़ फूक से कोई, किसी को सांप ने काट लिया, इंसान झाड़ फूक करता रहा, दवाई मिले नहीं, वो उनकी डेथ हो गई। ये मुझे दिक्कत है। अच्छा, हिप्नोथेरेपी में क्या ये भी ज़रूरी है कि जिसके साथ आप कर रहे हैं उसका आप पर भरोसा हो? क्योंकि जैसे आजकल जो एलोपैथी है, जैसा भी इलाज चलता है, उसमें देखिए मैं भरोसा ना करूं, दवाई ले लूं, मैं ठीक हो भी जाता हूं, बुखार तो उतरता ही है। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें ये ज़रूरी है कि आप पे विश्वास करूं ही करूं? इसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। रेपो होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। अब दवाई की ही बात कर लीजिए। आप वही दवाई अगर आपको किसी गली नुक्कड़ पे बैठा हुआ कोई आरएमपी देता है, आप पढ़े लिखे होने के नाते उसके पास नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पास भी एक क्लाइंट बेस है जो जिसकी रेपो, जिनकी उसके साथ अच्छी रेपो है, तो वहाँ पे वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेपो का खेल है। अगर आपको वही सेम आरएमपी कोई दवाई दे, शायद आपको उतना इफेक्टिव असर नहीं करेगी जितना आपको वो डॉक्टर दवाई दे जिसकी अपॉइंटमेंट 10 महीने के बाद मिली है। ये पूरा जो टाइम है ये रेपो है यहाँ से। तो हिप्नोसिस में रेपो बिल्डिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक से जाके कुछ भी कर देंगे और वो हो जाएगा। हाँ, रेपो कितना क्विक बनाई जा सकती है, ये आपका एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहें और वो मन में सोच ले कि मैं नहीं होऊंगा, तो ऐसा भी संभव है कि नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा फन खां हो इस दुनिया में कि मैं तो कर देता हूँ साहब, कर पाएगा? अब ये ना चैलेंज जैसा क्यों साउंड कर रही है ये बात? ये चैलेंज इसीलिए साउंड कर रही है कि जैसे मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, अगर कोई हिप्नोथेरेपी करना चाहता है या हिप्नोसिस सीख रहा है, सबसे पहला चीज़ ही है बैरियर ब्रेक करना, रेपो बिल्डिंग। और रेपो बिल्डिंग के दौरान अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला जिससे सामने वाले का फियर या उसकी रीजनिंग या कुछ भी ऐसा ट्रिगर हो जाए, तो ये आपकी कॉन्वर्सेशन पहले नोट से ही खराब हो गई। और हिप्नोसिस में हमेशा इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से। वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो पूरी कॉन्वर्सेशन सही हुई है तो फिर वो फन्ने खां बनेगा ही नहीं, उसके दिमाग में वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मैं आपसे आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल सेफ लग रहा है और आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी ट्रिगर नहीं हो रही है, कोई फियर ट्रिगर नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं चाहेंगे उस अवस्था को एक्सेस करना या क्यों नहीं चाहेंगे आप उसमें पार्टिसिपेट करना? तो वो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि थेरेपिस्ट और उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो गलत एंड पे चली गई। ओके। नहीं तो जिसके साथ हो रहा है वो उसे चैलेंज की तरह ले ले या वो टेस्ट करने पे आए, तो मतलब ये संभव है कि वो थेरेपी उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जिस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए। यस, हाँ, लेकिन सच बात ये है कि भाई इतना एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं कर भी सकता हूँ आज भी। कोई अगर ये कह दे कि मैं तो ये करूँगा ही नहीं और फिर कुछ देर बाद उनके साथ वो हो रही होती हैं। इनफैक्ट द मोर इंटेलिजेंट यू आर, मोर ईजी फॉर यू टू एक्सेस दिस स्टेट। कुछ मिथ्स हैं। एक सबसे कॉमन मिथ है कि सिर्फ कमज़ोर दिमाग वालों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ऐसा बोल देते हैं। आपने सुना होगा ओनली वीक माइंडेड पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड। इनफैक्ट
इसका ठीक उल्टा होता है. If you have a better mind body connection, if you have creative visualization, if you are intelligent enough to take an emotion and आप उसको फील कर पाओ, तो ज़्यादा अच्छे से आप उस स्टेज को एक्सेस कर सकते हो. क्यों हम फिल्में देखते हैं? हो सकता है एक फिल्म आपको पसंद आए, मुझे ना पसंद आए, आपको उस फिल्म के साथ कोई तो कनेक्टिविटी फील हो रही है, मुझे नहीं हो रही, लेकिन मेरी पसंद की भी तो कोई फिल्म है, तो मैं उस पर्टिकुलर स्टोरी से हिप्नोटाइज नहीं हो रहा हूँ, किसी और से तो हो रहा हूँ. हाँ. कहीं और तो मेरे इमोशन जाग रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं जाग सकते, तो उसके तरीके भी हैं, कर तो सकते हैं. पर कर तो सकते हैं. अच्छा, अभी जब मैं तैयारी कर रहा था पॉडकास्ट की तो कुछ सवाल आ रहे थे. उसमें एक सवाल ये भी था कि आजकल बहुत सारे वाक़ये सुनने को मिलते हैं कि किसी ने हिप्नोटाइज करके लूट लिया. कुछ लोग अपने घर के गहने दे देते हैं. कुछ वीडियोस चलते हैं जिसमें कोई पता किसी ने रैंडमली पूछा और सड़क पे जाते आदमी ने पता पढ़ा और वो हिप्नोटाइज हो गया. अब मुझे नहीं पता वो कितना उन्होंने आपस में पहले से तय किया है, नहीं किया, पता नहीं. लेकिन इस तरह की घटनाएं अखबारों में भी सुनने को मिली जब कोई सम्मोहित हो गया और उसने रुपया पैसा गहना सब हाथ में रख दिया. जब बाद में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे होश ही नहीं है कब हुआ. राइट. ये घटनाएं सच में होती हैं. होती हैं. आपको आज सुबह से लेके अब तक की अगर मैं आपको बोलूँ अपनी पूरे दिन में मुझे 15 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपने की हैं, आप 12-15 बता देंगे, लेकिन उस 15 को ढूंढने के चक्कर में जो बाकी 150 आपको याद ही नहीं आ रही हैं पर आप कर चुके हो. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइंड के पास डेटा तो है, वो कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर नहीं हुआ. उसका रीज़न हो सकता है कन्फ्यूजन, हो सकता है आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो गया हो किसी केमिकल की वजह से, आप ड्राउजी स्टेट में चले गए, कुछ स्निफ कर लिया ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हो गया. माइंड के पास डेटा तो है पर याद नहीं आ रहा है, जैसे ब्लैकआउट हो जाता है. मेरे पास एक केस आया था, मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बोला भाई कल क्लिनिक पे मैं किसी को भेज रहा हूँ एंड उनको आपकी सीरियस एकदम ज़रूरत है. तो हिप्नोसिस में कई बार ना बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं या इस तरीके की कोशिश करते हैं कि पास्ट की कोई भूली हुई चीज़ कहाँ रख दिया है, मैंने चाबी कहीं छोड़ दी है, मैं अपना कोई पासवर्ड भूल गया हूँ, क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. बहुत केसेस में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता. लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि दिमाग ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे किताबें सारी हैं पर कई बार शेल्फ नहीं पता होते कौन सी शेल्फ पे रखा है. ये पता है कि है यहाँ पे, दिमाग में है. मतलब इस बात को मैं ऐसे कहता हूँ कि आप भूलते कुछ नहीं है पर आपको याद नहीं आता है. राइट. तो मेरे पास वो लड़के ने 2 लोगों को भेजा, तो मेरे सामने आके वो बैठा, उसने बोला सर मेरे दिमाग से ना परसों रात की पूरी कहानी गायब है. ओके. मैंने बोला क्या हुआ था, क्या गायब है? उसने बोला कि हम 3 दोस्त बैठ के शराब पी रहे थे और मुझे सिर्फ ये याद है कि 12:30 बजे मैं जहाँ पी रहे थे वहाँ से निकला हूँ, मेरे पीछे बाइक पे मेरा दोस्त बैठा है और मैं जब अपने घर में घुसा हूँ तो सामने घड़ी पे मैंने टाइम देखा है 3 बजे. 12:30 से 3 बजे. सेकंड मेमोरी उसको जो याद है ये कि वो अपने घर पे घुसा है. अगली सुबह वो जो पीछे बाइक पे बैठा था उसकी डेड बॉडी मिलती है. ओहो. और लास्ट उसको देखा गया था इस लड़के के साथ और इसको कुछ भी याद नहीं. फुल ब्लैकआउट, कंप्लीटली ब्लैंक. कुछ नहीं कर पाए इस केस में हम. मतलब उसे याद नहीं है तो याद उसे नहीं. याद ही नहीं है. अब सोचिए, अब ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है कि किसी ने अपने गहने निकाल के दे दिया और उसको कुछ याद नहीं है. तो वहाँ तो किसी ने हिप्नोटाइज नहीं किया उसको. वहाँ क्या हुआ उसके साथ? वहाँ ऑटोमेटिकली उसके माइंड में एक स्टेट क्रिएट हो गई जिसको बोलते हैं एमनीजिया. एमनीजिया चीज़ों को भूल जाना या याद ना कर पाना, उसको एक स्मृति भ्रम हो गया. तो वो एमनीजिया स्टेट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गई नशे की वजह से. तो इसका मतलब माइंड में कुछ केमिकल कुछ हुआ है और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं है. तो ये जिनको हम लोग जो इस तरीके के केसेस में लोग बोलते हैं ना कि हिप्नोटाइज करके लूट लिया, क्योंकि और कोई जस्टिफिकेशन मिल नहीं पाता और फिल्मों ने, टीवी ने ऐसी इमेज बना दी है कि हिप्नोटिस्ट तो ऐसा करता है और इंसान छत से कूद जाता है और इंसान मर्डर कर देता है हिप्नोटिक स्टेट में, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं है. कभी नहीं होता है. कोई अपनी फ्री विल नहीं खोता, किसी के सीक्रेट बाहर नहीं आते, कोई कभी भी अपनी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता. मतलब मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को फनी वे में बोलता हूँ कि अगर तुम सच में किसी को कंट्रोल करके उससे उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करा सकते हो, दैट्स नॉट हिप्नोसिस, दैट्स रिलेशनशिप. Now you guys are laughing, हाँ? कौन कौन रिलेट कर पा रहा है इस बात से? खुद को हिप्नोटाइज किया जा सकता है. हाँ बिल्कुल किया जा सकता है सर.
हम मेडिटेशन करते हैं। देखिए, जैसे आप हिप्नोटिक वर्ड हिप्नोसिस बार बार यूज़ हो रहा है, मैं बता देता हूँ हिप्नोटिक स्टेट है क्या। हमारा दिमाग अलग अलग अवस्थाओं में रहता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम लोग बीटा स्टेट में हैं, राइट। इसके बाद आता है अल्फा स्टेट, फिर आता है थीटा, फिर आता है डेल्टा स्टेट। सो बीटा स्टेट में हमारा माइंड 14 to 21 साइकिल पे फ्लक्चुएट करता है। जैसे ईसीजी ग्राफ होता है, वैसे ईईजी ग्राफ से हम ब्रेन को अगर मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से, तो फ्लक्चुएशन दिखाई देती है माइंड की, उसकी कॉन्शियसनेस की। अभी अगर आप बीटा स्टेट पे हैं और मैं आपको आंखें बंद करके कुछ फील करने के लिए कहूँ, तो धीरे धीरे आसपास की सारी आवाज़ें डाइल्यूट होती जाएंगी, आप मेरी आवाज़ पे फोकस हो जाओगे और आप उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में जाने लगोगे। आप बीटा से अल्फ़ा में चले गए, ये होता है 7 to 14 साइकिल। फिर उसके बाद ये अवस्था जब और गहरी हो जाएगी, आप थीटा में चले जाओगे, ये होता है 4 to 7 साइकिल। फिर आता है डेल्टा स्टेट विच इज़ स्लीप स्टेट, 0 to 4 साइकिल, और कोमा स्टेट भी बोलते हैं आम भाषा में उसको, ये स्लीप स्टेट भी बोलते हैं। तो ये जो अल्फ़ा और थीटा है, ये हमारा टारगेट होता है, और हर इंसान दिन में 100 बार इसको एक्सेस करता है। क्या आप कोई गाना सुनते हुए कभी खो नहीं जाते हैं अपने पहले पहले प्यार को याद करते हुए? अगर आपका कोई ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर सीन रहा हो, कॉलेज में कोई गाना आप लोग साथ में सुनते हो और अचानक से वो गाना आ जाए, तो आप अचानक से खो जाएंगे, राइट। तो वो क्या है, आपका माइंड अपने आप एक एक्सपीरियंस में चला गया, दैट इज़ नथिंग बट सेल्फ हिप्नोसिस। और जितनी गहरी वो अवस्था होती जाएगी, आपको याद के साथ साथ महसूस भी होने लगेगा। हो सकता है आपको इतना ज़्यादा अनईजी होने लगे, आंसू आ जाएं पुरानी बात को याद करके, या गुस्सा आ जाए पुरानी बात को याद करके, ये सेल्फ हिप्नोसिस है। तो सेल्फ हिप्नोसिस बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम दूसरे को अल्फ़ा थीटा में ले जाते हैं, ऐसे खुद को अल्फ़ा थीटा में ले जाने के प्रोसेस होते हैं। आप खुद को अल्फ़ा थीटा में ले जाते हो, आप सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो। कुछ लोग जैसा दावा करते हैं, इनफैक्ट मेरे ही आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हम योग करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, और वो ध्यान में किसी समंदर किनारे घूम आए, किसी खास जगह होकर लौट आए, और वो उस वक्त उनका ये कहना है कि हम अपने शरीर में नहीं, हमें महसूस होता है हम बाहर चले गए, और जब लौटते हैं तो एक झटके के साथ लौटते हैं, और ऐसे मैंने होते भी देखा। ये वही है, ये खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। सेल्फ हिप्नोसिस ही है, यस। लेकिन वो बॉडी से बाहर चले जाना, इसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं आम भाषा में, या सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना बोलते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया जा सकता है, मेरा भी मानना है। क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं मानता हूँ कि मैंने अगर कुछ पढ़ लिया है तो मैं उसी को लकीर मान के चलूँगा। हो सकता है, और हो सकता है कि वो बॉडी से बाहर ना जा रहा हो, लेकिन समंदर उसके दिमाग में इतना क्लियर क्रिएट हो जाए कि उसे लगे वो बॉडी में है ही नहीं। क्या आप कभी मूवी देखते हुए ऐसी मोमेंट में नहीं होते हैं जब पॉपकॉर्न एक सेकंड के लिए वहीं रुक जाता है, और वो सीन इतना इंटेंस होता है कि आप भूल जाते हैं पॉपकॉर्न खा रहे हैं आप। कि हाथ कहाँ है। वो कुछ सेकंड में आप ऑलमोस्ट आउट ऑफ बॉडी हो। हाँ, तो अब बॉडी वहाँ गई है या वो सीन इतना गहराई से अंदर आया है, ये कहना मुश्किल है। अपराधियों को तो नहीं कर सकते फिर आप, कि अपराधी को कर लिया और उससे सच जान लिया। नहीं, ये लिमिट है कोशिश तो hypnosis हुई की। होगी। ये हाँ, लोग मेरे पास बहुत कॉल आते हैं ऐसे, क्या किसी को हिप्नोटाइज करके ये पता लगाया जा सकता है वो मुझ पे चीट कर रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि तुम पहले से हिप्नोटाइज्ड हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो चीट कर रहा है, और तुम सिर्फ इसी एंगल से देख रहे हो पूरी स्टोरी को। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। मैंने बताया ना, किसी के सीक्रेट नहीं जान सकते, किसी से उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करा सकते। किसी को बिना बताए भी नहीं कर सकते। आप इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो नेक्स्ट लेवल, इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। सो कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस में आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मैं कुछ सेकंड के बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। सो कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस में आप इमोशंस को पीक पे ले जाते हो, और फिर बातों में एक सजेशन छोड़ देते हो, जिसको डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं या मैनिपुलेशन बोलते हैं। आप लोगों के अंदर इमोशंस क्रिएट करते हो, फिर उनको ट्रिगर कर लेते हो साउंड से, अपनी आवाज़ से, अपने फ्रेग्रेंस से, अपने ख़ास तरीके के अंदाज से। क्यों? जैसे आपके जो व्यूवर्स हैं, जो हार्डकोर आपके व्यूवर हैं, वो आपसे क्यों मुतासिर हैं वो बता नहीं पाएंगे इस बात को, लेकिन वो करीब करीब हिप्नोटाइज्ड हैं कि जैसे ही आपकी आवाज़ या आपका वीडियो उनको दिखेगा, सेम जाने पहचाने इमोशन, जानी पहचानी भावनाएं पैदा हो जाएंगी। आपने उनको डायरेक्ट तो हिप्नोटाइज नहीं किया है, इनडायरेक्टली किया है। और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या फैंस ऐसे नहीं होते हैं जो मरने पे आ जाते हैं एक दूसरे अपने स्टार के लिए? स्टार ने तो कभी नहीं बोला मुझे मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में सच में आके तुम्हारी हीरोइन को बचाऊंगा। पता है कि वो स्क्रीन पे जो है वो सब नकली है।
फिर भी इस लेवल का इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? तो इनडायरेक्टली हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत डीपर लेवल पे काम करता है। फिर इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे टेलीपैथी, रेकी। क्या ये सब भाई बहन ही हैं? मतलब मैं तो जिज्ञासु बालक की तरह पूछ रहा हूँ, क्या ये इसके आसपास की ही चीज़ें हैं? रेकी अलग है, टेलीपैथी अलग है। ओके। टेलीपैथी है कि टेली मतलब डिस्टेंस, पैथी मतलब इमोशंस को फील कर पाना एक दूसरे के साथ, कि मैं और आप डिस्टेंस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है हो सकता है। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा दिन घर से बाहर हैं और आपने खाना नहीं खाया है, और सडनली शाम को मम्मी का कॉल आता है और मम्मी बोलती हैं तूने खाना नहीं खाया आज पूरा दिन? राइट? और उनको एग्जैक्टली पता होता है आपने खाना नहीं खाया है। कैसे? क्योंकि मैं या आप अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से जिनके साथ गहरा रिश्ता है, आप सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, आप इमोशनल लेवल पे, आप एनर्जी के लेवल पे भी इतना कनेक्ट हो जाते हो कि आपके अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो उनको फील होता है। इसको फिर लोग इंट्यूशन बोलते हैं, डेजा वू बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप डीपर लेवल पे सोचोगे, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। तो मैं मानता हूँ टेलीपैथी हो सकती है। मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया है, ना मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि मैं सेम चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ बिना किसी रिसर्च के, क्योंकि हम परफॉर्मर्स हैं तो हम लोग ऐसा इल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा आ गया रेकी। रेकी है आपकी एनर्जी, मतलब आप हाथ रब करते हो और किसी को इंटेंशंस भेजते हो। अगेन ये भी वैसा ही है कि मैं अपने मन में ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हील कर रहा हूँ या आपको हील कर रहा हूँ। इसमें भी वही चैलेंज है। आप अगर नहीं मानते हैं रेकी में, तो फिर 99% चांस है कि आप पे काम नहीं करेगी, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप मानते हैं तो मैं सिर्फ आपको ये भी बोल दूंगा ना, अच्छा सुनिए, मैं आपको 7 बजे फ़ोन करके आपको बता रहा हूँ, आपको 7 बजे मैं हीलिंग भेजूंगा। आपको अपने घर के उस बेड पे बैठना है, इस दिशा में मुंह करके, और अपना पूरा ध्यान कमर पे रखना है, मैं आपको हील कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं 7 बजे आराम से पार्टी कर रहा हूँ, और आप 8:30 बजे कॉल करके मुझे कहते हैं मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। क्योंकि ऐसे वाकई हैं। आपका विश्वास है। तो लोग रेकी में भी मानते हैं, टेलीपैथी में मानते हैं। मेरा मानना है माइंड बहुत पावरफुल है, दिमाग कर सकता है ये सारी चीज़ें। हम जब पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ था, कुछ बातें कर रहे थे, उसमें एक जिक्र आया था त्राटक का, है ना? वो ध्यान लगाने के लिए किया जाता है, राइट। और उसमें क्या वो भी एक तरह से खुद को हिप्नोटाइज करना है? लेकिन जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और जो लोग इस बारे में कहते हुए कहते हैं कि त्राटक करना चाहिए, त्राटक से एकाग्रता बनती है, आप बेहतर चीज़ें याद रख सकते हो। कुछ कहते हैं त्राटक नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो प्रयोग हैं वो किसी गुरु के मार्गदर्शन में हों तो बेहतर है। और कुछ ऐसे वाक़ये भी गुजरे हैं जो मैंने पढ़े भी, जिसमें ये पता चला कि कोई त्राटक कर रहा था और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा घटा, उस वक्त भी या बाद में भी, कि फिर उसको खुद ज़रूरत पड़ी किसी ना किसी की कि वो उसको बाहर निकाले। देखिए, त्राटक एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है। तो पतंजलि योग सूत्र का जो सेक्शन है हठ योग प्रदीपिका, उसमें 6 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें जब आप हठ योग प्रैक्टिस करते हो तो आप योग के उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहां आप बॉडी को बिल्कुल फाइन ट्यून करते हो। अब जैसे जैसे आप ग्रो करते जा रहे हो, आप योगा के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे हो, लाइफ की आपकी डिज़ायर्स खत्म होती जा रही हैं, आपके अंदर से बॉडी में से इलनेसेस खत्म होती जा रही हैं, आप फाइन ट्यून होते जा रहे हो। तो उनमें से एक एक्सरसाइज है, उसमें धोती क्रिया भी है, वस्ती भी है, भस्त्रिका, कपालभाति, त्राटक, ये एक्सरसाइज में से एक त्राटक है। त्राटक का मतलब है किसी चीज़ को टकटकी लगा के देखना। इसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि फोकस का मतलब है मैं इस डाइस को अगर देख रहा हूँ और मैं आंखें बंद करके इसकी इमेज को कितनी देर तक रिटेन कर पाऊँ, जिसको बोलते हैं आफ्टर इमेज। तो जितनी देर तक आप इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हो वही आपकी मेमोरी है, राइट? तो आपका फोकस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है तो आप विचारों को हटा के एक जगह पे टिक के बैठना सीखते हैं। ये जो अटेंशन स्पैन खत्म हो रहा है अभी, ऐसे में त्राटक बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि फोकस बढ़ गया। लेकिन इसको ना बाज़ दफ़ा लोग ऐसा जोड़ देते हैं कि इससे कुछ परामानसिक शक्तियाँ जागरूक हो जाएंगी, आप भूत भविष्य वर्तमान देख पाओगे। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं हमने सो एंड सो जगह से हिप्नोसिस सीखा था, तो गुरुजी ने बोला कि 6 महीने त्राटक प्रैक्टिस करो, फिर तुम किसी को भी सम्मोहित कर पाओगे। नहीं होता ऐसा। तो त्राटक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आंखों के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए,
और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, वो इसीलिए करनी चाहिए कि अब ये तो पता नहीं है कि कैंडल को लगातार देखने से शक्ति बढ़ेगी कि नहीं, लेकिन आपकी आंखों की शक्ति घट जरूर जाएगी। तो कब करनी है, क्या करनी है, तो योगा का पार्ट है। मतलब इसको ऐसा समझ लें कि इफ़ यू कीप स्टेयरिंग एट द कैंडल फ्लेम, पावर बढ़ेगी, वो तो चश्मे की पावर बढ़ जाती है बाद में लोगों की। तो आपको गुरु चाहिए होता है ये समझाने के लिए बस, लेकिन इससे कोई परमानसिक शक्तियाँ जागरूक होती हैं मुझे कोई मिला नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो करीब करीब 40 साल से डेली त्राटक करता है, रोज़ 1 घंटे से 1.5 घंटे तक रात को सोने से पहले वो डॉट त्राटक करता है, कुछ नहीं जागरूक हुआ। और वो 40 साल से खोज रहा है कि कोई और मिल जाए जिसका जागरूक हुआ, कोई नहीं मिला। 40 भी शायद कम बता दिया मैंने, उनकी एज 60+ है, वो बोल रहे हैं मैं बचपन से लगा हूँ, तो 40-50 साल तो उनको हो गए, उनका कुछ जागरूक नहीं हुआ। अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में बता रहे थे जो ये कहती हैं, जो चैलेंज करती हैं कि हम इतना आपको इनाम देंगे अगर आप कुछ भी ऐसा करके दिखा दो जिसमें वाकई कुछ भी जादू जैसा हो, जिसका कोई लॉजिक ना ढूंढ सकें। आप ऐसी संस्थाओं के बारे में बता रहे थे। हाँ, और खुद आप जादू करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इसमें मैं जो बता रहा था वो ये था कि हम लोग तो कह रहे हैं कि हम ट्रिक्स करते हैं, चैलेंज उनके लिए है जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई परमानसिक शक्ति है, साइकिक पावर है, या मैं रियल टाइम में कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ तुम आंख बंद करके। जैसे वो मिड ब्रेन का हॉक्स बहुत फेमस हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, वो आंख पे पट्टी बांध देंगे, बच्चा कलर बता रहा है, वो यहाँ रब कर रहा है, उसको सूंघ रहा है, और फिर बच्चा कहीं से भी अचानक से एक ग्लिम्स लेता है, पीयर प्रेशर है, इधर वाले ने बता दिया, इधर वाले ने बता दिया, अब बेटा तुम नहीं बता पा रहे, अच्छे से फोकस करो। वो एक दूसरे के देखा देखी वो करने लगते हैं। जब उनको साबित करने के लिए कहा जाता है या टेस्ट कंडीशन में डाला जाता है तो कुछ भी प्रूव नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं भाई या तो साफ बोलो कि तुम ट्रिक कर रहे हो, फिर तुम गॉड लाइक फिगर क्यों हो, पता तो तुम्हें भी ये तुम ट्रिक कर रहे हो, या फिर तुम प्रूव करोगे ट्रिक नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था, जेम्स रैंडी एक बहुत अच्छे मजिशियन हुए और उन्होंने करीब करीब 50-60 साल से 60-70 साल हो गए उनकी संस्था को चलते हुए, वो $1 लाख का इनाम लेके निकले थे, आज $1 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। उनको इन पिछले 60-70 सालों में कोई नहीं मिला जिसने वो इनाम जीता हो। उनका कहना ये है तुम कोई भी एक ऐसी चीज़ परफॉर्म कर दो जिसको मैं एक्सपोज ना कर पाऊँ, जो सही में ये हो कि ये तो भाई सच में चमत्कारी शक्ति है। कोई नहीं कर पाया। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जो महाराष्ट्र की है, उनका भी यही कहना है कि मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, 1 लाख रुपए देता हूँ, आप साबित करो आपके पास चमत्कारी शक्ति है। कोई नहीं कर पाया। मैं जादूगर हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं जादूगर हूँ, मेरी तो कला है, मैं तो कह रहा हूँ भाई इसका सीक्रेट है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको कोई कृपा प्राप्त है, या आपके अंदर अचानक से कुछ जागरूक हो गया है, या आपने बहुत ध्यान साधना कर ली है और तब आप बता पा रहे हो, या तब आप लोगों को ठीक कर पा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ ये तो हम भी कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ये कह के कर रहे हैं कि भाई मैं तो हिप्नोटिज्म यूज़ कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि होली स्पिरिट आएगा और आपके अंदर से स्पिरिट को निकाल देगा। प्रूव करो फिर होली स्पिरिट कहाँ है। प्रूव करने की बारी आती है तो सब लोग गायब हो जाते हैं। जब गायब होते हैं तो फिर उनके फैंस आके फिर हम लोगों को सवाल करते हैं सोशल मीडिया पे या टीवी पे या कहीं भी, भाई मैं तो तुम्हारे ही फ़ायदे की बात कर रहा हूँ यार। अब आप एक बात बताओ, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इनको क्या सिखाते हो? आप इनको सोचना सिखाते हो ना। आपके माँ बाप ने आपको स्कूल में भेजा, पढ़ने भेजा ना, विज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है, ढूंढो। लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि देखो होली स्पिरिट होता है और उस पर सवाल नहीं करना है। रैशनलाइज करने का अगर रास्ता ही बंद कर दिया तो फिर आगे बचा क्या, आप खोजोगे कैसे? ये मेरी प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। लेकिन इसमें ऐसी भी ट्रिक्स हैं जिनमें आप सड़क चलते जा रहे हैं, किसी से मिले और आपने उसके बारे में उसे कुछ ऐसी बातें एग्जैक्टली बताई जो उसके अलावा किसी को पता नहीं है। आप मानते हैं ऐसी ट्रिक्स भी हैं? आप खुद भी करते हैं, है ना? ऐसी ट्रिक्स भी हैं जब बहुत सारे लोगों की भीड़ है और आप उसे सामूहिक रूप से सम्मोहित कर रहे हैं या इल्यूजन पैदा कर रहे हैं। ऐसी ट्रिक भी हैं। तो जब ये सब होता है तो किसी भी आम इंसान के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है ना, तभी आप और मैं बात कर रहे हैं इस बारे में। यही मकसद है, तभी मैं हर पॉडकास्ट पे जाके ये बता रहा हूँ कि भाई आप हिप्नोसिस को समझो, आप माइंड को समझो, आपके माइंड की पावर को समझो। ये सब आप ही क्रिएट कर रहे हो। एक क्विक एक्सपेरिमेंट करके देखें सबके साथ। हाँ प्लीज़। चलिए आप लोगों के साथ एक क्विक एक्सपेरिमेंट करें। ओके ठीक है। सब लोग ना अपने हाथ को ऐसे, फिंगर्स को ऐसे टैप करेंगे। पहले मेरी तरफ देख लीजिए। जब मैं कहूँगा तब आप टैप करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे फिंगर्स को ऐसे टैप करते रहेंगे, फिंगर टिप्स को। उसके बाद
मैं आपको कहूँगा तो आप अपने लेफ्ट पाम को ऐसे रखेंगे और राइट इंडेक्स फिंगर से लगभग इसको ऐसा 1 इंच दूर रख के हवा में एक सर्कल ड्रॉ करें। सबको समझ में आया इंस्ट्रक्शन? ठीक है, और आपको फील होगा कि आपके लेफ्ट हैंड पे वो सेंसेशन फील हो रही है। जिसको फील होगी वो बोलेगा यस। ओके ओके, टैप योर फिंगर्स, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल, रिलैक्स। अपना ध्यान फिंगर्स पे रखिए, फिंगर्स पे रखिए, मेरी तरफ नहीं, फिंगर टिप्स को देखते रहिए। कीप टैपिंग, कीप टैपिंग, कीप टैपिंग। एंड नाउ ड्रॉ द सर्कल। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से लगभग 1 इंच दूर एक छोटा सा सर्कल स्लो हवा में ड्रॉ करेंगे और बताइए हथेली पे किस किस को वो सर्कल बनता हुआ फील हो रहा है। से यस, यस, ओके। टैप अगेन, किस किस को फील हुआ हाथ उठा के बताएंगे एक बार। ओके, काफी लोगों को फील हुआ। टैप अगेन। और अब सर्कल की जगह ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, स्लो ट्रायंगल, and tell me if you can feel the triangle. Yes, किस किस को फील हुआ? अब पिछली बार जिसको सर्कल फील नहीं हुआ था उसको इस बार ट्रायंगल फील हुआ, राइट? ओके। कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। ओके, ठीक है। अब अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए, ठीक है, और सिर्फ उसी एरिया पे ध्यान रखना है अपने माइंड में। अपने हाथ को देखिए, नहीं ऐसे रखिए, हाथ को देखिए, ऐसा देखिए जैसे आप स्किन के अंदर से अपने हाथ को देख रहे हैं। और अब इस फीलिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। नाउ हाथ यहीं रखेंगे और मेरी तरफ देखिए, और अब बताइए किस किस को वो सर्कल फील हो रहा है। जस्ट लुक एट माय फिंगर, से यस इफ यू कैन फील दिस। यस, किस किस को ट्रायंगल फील हो रहा है? स्क्वायर, यस। अब देखिए, मैंने स्लोली ग्रेजुअली एक फीलिंग क्रिएट की, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तीनों फील हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ट्रायंगल फील हुआ, कुछ ऐसे हैं जिसको स्क्वायर फील हुआ। अब जिन जिन लोगों को फील हो रहा है उनका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन अच्छा है। वो जो थॉट को फील करना चाहते हैं वो बॉडी के साथ उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये समझाने के लिए कि कितने कम समय में हम किसी की सेंसेस को वो चीज़ फील करा सकते हैं जो हम कराना चाहते हैं। जब मैंने हवा में सर्कल ड्रॉ किया, मैं कितनी दूर बैठा हूँ, वो सर्कल उनके माइंड में ड्रॉ हो रहा है और सेंसेशन उनके माइंड से हाथ में ट्रैवल कर रही है। मेरे पास कोई ऊपर से आती हुई चमत्कारी शक्ति नहीं है। मैं इसी चीज़ को एक्सप्लॉयट करके आगे भी बढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव विजुअलाइजर्स हैं जो फील कर पा रहे हैं। जिन को सर्कल फील हुआ और ट्रायंगल फील हुआ, वो लोग अपना पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे एक बार अपने स्टमक पे। एंड नाउ क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। जिसको सर्कल ट्रायंगल फील हुआ, जस्ट क्लोज आइज। एंड नाउ मैं एक एनर्जी आपको सेंड कर रहा हूँ। हो सकता है आपको चेस्ट या स्टमक के आसपास वो फील हो, तो मुझे बताना जब वो फील हो सकता है टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है हॉट या कोल्ड सेंसेशन हो सकता है पंपिंग, थ्रोबिंग, जंपिंग कोई सेंसेशन हो। ना ओपन योर आइज। अब इनमें से किसी को फील नहीं हुआ, रीजन क्या है? क्योंकि विजुअल रेफरेंस ही खत्म हो गया, इनको पता ही नहीं मैं बाहर कर क्या रहा हूं। अब देखिए, नाउ लुक एट दिस, यहां पे ध्यान, एंड टेल मी व्हेन यू फील इट। अब उनको विजुअल रेफरेंस मिल गया तो वो अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। बस अब इसके बाद मैं भूत बना भी सकता हूँ, मैं उस सेंसेशन को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, उनको हेलुसिनेट भी करा सकता हूँ, हेलुसिनेशन निकाल भी सकता हूँ, हील भी कर सकता हूँ, फील भी करा सकता हूँ। बस यही है चमत्कारी शक्ति। इस हिसाब से जिनकी आंखें नहीं हैं उन्हें कराना आसान है कि मुश्किल है? अब जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी बाकी 4 सेंसेस को अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ किसी तरीके से तो उनको भी फील होगा। हम अनुभव कैसे करते हैं? 5 इंद्रियों से ना। अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, डेटा जाता है, माइंड प्रोसेस करता है और उसकी एक स्टोरी बनाता है। दैट्स इट। तो मैं जो इंफॉर्मेशन इनकी सेंसेस से फीड कर रहा हूँ और उसको स्टोरी भी मैं ही दे रहा हूँ, तो फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो ये वो मास हिप्नोसिस जैसी एक एक्सपेरिमेंट है। पुराने कुछ जादूगरों की कहानी सुनी मैंने
जिन्होंने ताजमहल गायब कर दिया, ट्रेन आ रही थी ट्रेन गायब कर दी। वो कहानी हम तक पहुंची है, मुझे नहीं पता कितनी सच है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है जो हमसे बड़े थे उस वक्त उम्र में कि देखो साहब ऐसा हुआ है। हाँ, हमने देखा। अखबारों में भी खबरें आई थी ऐसी, और हम तो जानते हैं ऐसा हुआ है। ये हो सकता है कि आप, ये तो ठीक है कि आपने बताया और ये बड़ा साफ साफ समझ में आ रहा था, मगर क्या ये हो सकता है कि चलता फिरता ये इतनी बड़ी इमारत ये सबकी आंखों के सामने से उछल हो जाए? तो कितनी आंखों के सामने से ओझल हुई होगी बताइए? 100? हाँ, चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता पूरे ऑडी के सामने से। हूँ। चलिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जी। जैसे ये रिंग है मेरे हाथ में, ठीक है? ध्यान से देखिएगा इस रिंग को आप, ठीक है? ये मैंने यहाँ डाला और ये गायब हो गया, लेकिन ये आपकी आंखों के लिए गायब हुआ है, इन सबको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इस हाथ में पकड़ा हुआ। अब आपके लिए ये मैजिक हो सकता है, आप बाहर जाके बताएंगे यार बंदे ने ऐसे रिंग लिया, ऐसे हाथ में डाला, गायब। और जो सुनेगा कहेगा अच्छा। अब आप दोनों बैठे हो, तीसरे को बता रहे हो भाई एक जादूगर से मिले यार, बंदे ने अंगूठी निकाली, ऐसे क्या अंगूठी गायब। अब वो हाथ में से चुटकी पे आ गई है बात। अब चुटकी से यार मेरे दोस्त के साथ हुआ है, सामने आया जादूगर, उसने बोला अंगूठी दो अपनी, उसने ऐसे किया और अंगूठी गायब। अब कहानी में और लेयर ऐड होती जा रही है। तो आंखों को धोखा दिया जा सकता है, हम तो कह ही रहे हैं कि आंखों का धोखा है। और पर्चे बनाना, पर्चे बनाना दिमाग को धोखा देना है, जिसे आप जानते नहीं उसका भी बना देते हैं। वो तो और ज़्यादा आसान है। मैं आपको बता रहा था पॉडकास्ट से पहले, अगर सेम सेटअप हम बना सकें तो हम पर्चा, मैं आपको 10 मिनट में सिखा सकता हूँ पर्चा बनाना, और बहुत आसान है। चलिए, जैसे यहाँ पे कितने सारे बच्चे बैठे हैं, इतना तो ज्ञान आपके पास भी है। अगर मैं इनको कहूँ कि अभी किसी मैं बचना चाहता हूँ ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से, कि कोई खास शक्ति प्राप्त इंसान है किसी भी रिलीजन का, और वो आपके मन की बात जान सकता है, तो आप क्या जानने में इंटरेस्टेड हैं? जो आप मन में सोच रहे हैं वो, या जो आपके फ्यूचर में होगा वो? तो मुझे पता है फ्यूचर से रिलेटेड पूछेंगे। आपको क्या लगता है पहला सवाल क्या होगा? ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, करियर। बस मुझे पर्चा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पर्चा बनाऊंगा गोल। मैं आपको करीब करीब बता देता हूँ पर्चा बनेगा कैसे। आप में से कोई भी आएगा, मैं आपको यहाँ बैठाऊंगा और मैं लिखना शुरू करूँगा। मन में 3 प्रश्न हैं, करियर के बारे में बात करना चाहते हैं, पिता माता, इस एज के ग्रुप के बच्चों के साथ अक्सर माँ बाप की हेल्थ का एक चैलेंज रहता है। किस किस के साथ है मॉम डैड की हेल्थ का चैलेंज? अगर कोई गुरुजी के पास जाए तो मम्मी की हेल्थ के बारे में पूछना है या पापा की हेल्थ के बारे में पूछना है, नहीं है? अच्छा, और दूसरा एक चैलेंज क्या होता है? पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी पर मैंने क्यों झेला। मैं सीधा ब्रेकअप तो नहीं बोल सकता मैं किसी का, लेकिन ये एक चीज़ होती है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी। और तीसरा, करियर कब बनेगा, नौकरी कब तक मिलेगी, कहाँ जाके मिलेगी। हाँ, अगर आप बोलें कि भाई एग्जैक्ट नाम बता देते हैं, वो बता देते हैं, उसमें एक प्रोसेस ऐड हो जाता है, वो फिर शक्ति का कमाल नहीं है, वो ख़राब हैंडराइटिंग का कमाल है। आप कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, आप में से कुछ लोगों को कुछ कुछ चीज़ें सोचने के लिए कहा था। जैसे कोई किसी प्लेस के बारे में सोच रहा है, कोई नाम किसी दोस्त के बारे में सोच रहा है। मैंने कहा था कि अपने दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन रखिए, राइट? ओके, तो किसी के भी साथ ट्राई कर सकते हैं हम, कोई क्विक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चीज़ें नाम और नंबर्स के अलावा सबसे आसान चीज़ होती है इमेज। हम इमेज आसानी से रीड कर सकते हैं क्योंकि दिमाग इमेजेस में सोचता है, राइट? ओके, सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए जहाँ आप बैठे हैं ये एक टाइम मशीन है, और ये टाइम मशीन आपको पास्ट में लेके जा रही है। और जब आप पास्ट में पहुँचते हैं तो आप एक क्लासरूम में हैं और आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आप फील कर पाएँ, जिसके साथ आपका एक कनेक्शन है। ओपन योर आइज। ओके, सब लोग कुछ कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ कॉमन ड्राइंग्स होती हैं। फ्लावर आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, हाउस आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है। लाइक आप जैसे, इनको बैठा रहने के लिए बोलूँ या खड़ा खड़ा कर सकता हूँ मैं? एक बार खड़े हो जाएंगे आप? ओके, तो आप जो ड्राइंग इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में, उसका कोई आपका एक बड़ा पर्सनल एक बॉन्ड है उसके साथ, राइट? आपका नाम? राहुल। राहुल, ओके। राहुल, वो जो भी इमेज है, आंखें बंद कीजिए और उसका जो भी कनेक्शन है आपके साथ वो फील कीजिए एक बार। ठीक है। ओके, बड़ा ही रिलीजियस है कुछ,
कुछ रिलीजियस है, कुछ आप बहुत विश्वास करते हैं उस चीज़ में, राइट? ओके। जब मैंने आपको कहा कि आंखें बंद करके उसको फील कीजिए, तो आपने सिर्फ उस इमेज को नहीं देखा, उसके आसपास कुछ चीज़ें हैं। ओके। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इफ़ मैं ऐसा कुछ बना पाऊँ। माफ़ी चाहूँगा, मैं पिकासो नहीं हूँ। ओके, राहुल, क्या इमेज है वो? मैं ओम। और उसका किसी से लेना देना, किसी चीज़ से लेना देना, भगवान शिव पर्टिकुलरली आप, क्या ये इमेज आपके लिए कोई इत्तेफाक रखती है? हाँ। मैंने बनाया भी है हाथ पे। त्रिशूल। हाँ। ओके। बैठ जाइए। सेकेंड टाइम जब अभी आप सोच रहे थे, तो आप पहले आप भगवान शिव के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हाँ, अब हाँ। आप सिर्फ ओम के बारे में सोच रहे थे। हाँ। और जब आप भगवान शिव के बारे में सोच रहे थे, तो आपने उनको एक खास मुद्रा में देखा, राइट? एक खास तरीके से देखा है उनको। आमतौर पे ऐसी तस्वीर देखी नहीं होगी आपने। ठीक है, कर सकते हैं हम, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। अब मैं ये कहूँ कि तुम भगवान शिव के अनन्य भक्त हो, मेरे को सिर्फ यही पता करना है, इसके आसपास की कहानी मैं बना सकता हूँ। और रही बात ये कि तुम्हारा उद्धार कब तक हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, एक मंत्र लिख के देता हूँ, मैं रेमेडी बता देता हूँ, उसको करो आप, तो हो जाएगा। साल 2026, 27, 28 तक कृपा प्राप्त होगी, जाओ, लाभ होगा। जो ये काम कर रहे हैं वो आप ही की तरह कर रहे हैं या उनके कोई और रास्ते भी हो सकते हैं? हैं। देखिए, हम लोग मेंटलिज्म की जब वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि क्योंकि हम तो इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना, तो हम इस तरीके से बनाते हैं वीडियोस या इस तरीके से एक्ट्स प्रेजेंट करते हैं कि जो उसमें सीक्रेट वर्क है वो किसी और लेवल पे हो रहा होता है। सेम चीज़ वहाँ भी होती है। वहाँ क्या हो रहा होता है कि आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी कि कोई इंसान आके बैठा और उसे कहा कि इन 4 में से कोई भी एक पर्चा उठा लो, और जो तुम उठाओगे वो पर्चा वही तुम्हारा होगा। ऐसा हुआ है, बहुत लोग देखते हैं, ऐसी इस तरीके की पर्चा रीडिंग होती है। जब चीज़ पढ़वानी ही उतनी है जितनी पढ़वानी है, तो वो कुछ भी पढ़ ले। फिर वो चारों पर्चों पे अगर एक जैसी इन्फॉर्मेशन लिखी है, सिमिलर सी बातें लिखी हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में जाएंगी। मैं आपको एक लाइव उस तरीके का कुछ बना के दिखाता हूँ। तो पहली बार मैं आपको एकदम एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी समझा रहा हूँ कि वो होती कैसे है। मैं अक्सर किसी पॉडकास्ट पे ये करता नहीं हूँ, पर आपके साथ आज ये हो ही जाए। ओके, यहाँ बुला सकते हैं किसी को? हाँ, बुला सकते हैं, फोकस शिफ्ट कर लें। चलिए, अभी नहीं। आप में से कोई भी एक जन खड़ा हो जाइए जो अपने बारे में कुछ पूछना चाहता है या अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। चलिए, अब आपको ना इसको चैलेंज की तरह नहीं लेना है कि मेरे एटीएम का पासवर्ड बता दो, मेरी गर्लफ्रेंड की इंस्टा आईडी का पासवर्ड बता। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? सर नाम परीक्षित है जी। परीक्षित? यस सर। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ये आपको पढ़ना नहीं है, अभी लाउड नहीं पढ़ना है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है इनके बारे में, ठीक है? ठीक है। परीक्षित, किसके बारे में जानना चाहते हो? अगर आपको अवसर मिले अचानक से अपने भविष्य में कुछ जानने का, करियर तो चलो हो गया, तो आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? मैं तो ब्रह्म के बारे में जानना चाहूँगा। अच्छा, ब्रह्म के बारे में जानना चाहेंगे। क्या और इसके अलावा क्या जानना चाहेंगे? मैं यही जानना चाहूँगा कि कैसा रहेगा टाइम, मतलब अभी इतना दिमाग में आ नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर में टाइम कैसा रहेगा, ऐसा कुछ, ये क्या? सर यस। ठीक है, आ जाइए। तार देखिए, आराम से। यहाँ आ जाइए, आ जाओ। यहाँ आ जाइए।
अभी बैठना पड़ेगा क्योंकि वो उस तरीके से ही बैठ होगा हुआ है। हाँ प्लीज़। तो आपका नाम परीक्षित है, राइट? तो हमने लिखा है आप ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हैं और फ्यूचर कैसा होगा ये जानना चाहते हैं। हाँ मतलब सही बताया? अब मैं आपको तरीका बता दूं उसका कि कैसे जानेंगे आप उसको, ठीक है? तो मैं आपको एक मेडिटेशन विधि लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? ये मंत्र का आपको जाप करना है, आपको ब्रह्म मिल जाएगा। एक बार पर्चा देख लीजिए आप एग्जैक्टली। अब आपको समझ में आया बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द कैमरा या मैजिशियन पीओवी से ये कैसे बनता है? यही पूछना चाहते हैं? ये ऊपर जो लिखा है आप इसके विषय में जानते, यही लिखा है? इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं था? अब बताओ। पक्का? यही सवाल था? पर सर मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन भी है आपसे। अब यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए वहां करते क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ मैं ट्रिकस्टर हूँ। नहीं सर, वो तो ठीक है सर। जैसे आपने बात की है कि सूक्ष्म शरीर की बात हुई, पहले सर ने क्वेश्चन किया और बातें हुई। बट सर जैसे एक इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण आता है, एक बहुत बड़ा विषय आता है, जैसे कि बद्री नारायण धाम जो है, वहाँ पे अलकनंदा से शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति वहाँ से निकाल के स्थापित की थी। सर वो बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए संभव ही नहीं है। तो सर आप उन चीज़ों को कैसे लेते हैं? और एक सर और है, जैसे नीम करोली बाबा हुए, बहुत फेमस हुए, स्टीव जॉब्स वहाँ आते थे और फेमस पर्सनैलिटीज़ आई हैं वहाँ पे उनके पास, उन्होंने अपने थॉट से ट्रेन रोक दी थी, ऐसा आता है। तो सर ये चीज़ें कुछ प्रमाणिक चीज़ें ऐसी हैं जो हुई है, मतलब हमारी क्षमताओं से परे है। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इन चीज़ों से। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऐसा है, क्योंकि इन चीज़ों को आप, ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर कोई साइंटिस्ट आके कहे कि देखिए क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है ना, आप मॉलिक्यूल को तोड़ते हो, उसमें एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर स्ट्रिंग रह जाती है, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ऊर्जा है। यही बात अगर कोई संस्कृत में बोल रहा है तो फिर आप कहते हैं ये तो मन का वहम। मैं मानता हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से शुरू करो। अब जैसे आपने मुझसे सवाल किया, इससे मुझे पता लग रहा है कि आप खोज रहे हो। अब मैं आपको यहीं तक बाधित कर दूं कि इसी का जाप करते रहो और यही विधि करते रहो, आपको मिल जाएगा। जिस दिन आप मुझे भगवान मान के बैठ जाएंगे, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये सवाल है बस। तो मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। ये भाई आप अपना पर्चा ले जाओ। एक बहुत कमाल की ट्रिक कहूँ या जो भी था आपने किया। मेरे एक मित्र के साथ थे बैठे आप, है ना, और मैं उसे देख रहा था। उसमें आपने उसे एक ऐसे स्टेट में पहुंचाया जब उसने आंखें बंद कर ली और वो कुछ सोच रहा है, कुछ रैंडम सीन, आप पूछ भी नहीं रहे, और वो उस रैंडम सीन में है। इनफैक्ट उस सीन्स की भी कई लेयर्स हैं, मतलब वो कोई ऐसा सीन नहीं है कि बस एक चीज़ सोचे, उसमें लेयर हैं, लेयर हैं, लेयर हैं। और उस बातचीत की थोड़ी देर बाद आप उन लेयर्स में घुसते हैं और आप एक एक लेयर जब खोल रहे हैं, तुम वहाँ हो, उसके साथ हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब मान रहा है और वो कह रहा है हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये हो रहा है। तो जो आपने मुझे भी करके दिखाया, वो अब तो मैंने चूंकि देख लिया फिर भी, तो मुझे लग रहा है हाँ ये एक हद तक आसान है। उसमें आपका हाथ भी इस्तेमाल हो रहा है, ये सब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही अजीब लग रहा है। उसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, उसमें कोई तार नहीं दिख रहा सीधा सीधा बांधता हुआ कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। और वो भी हैरान है, हम भी हैरान है, सब हैरान। जैसे अभी मैंने इनके त्रिशूल के बारे में बताया, ये वैसा ही है। क्या होता है, अभी अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे चाहिए जिसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उनका फोकस प्रॉपर तरीके से हो, मेरा कनेक्शन उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो, रेपो स्ट्रॉन्ग हो। तो इसीलिए जब हमारा ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो मैंने लोगों को पहले बोला कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस अपने दिमाग में रखो, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखो। जैसे अभी मैं यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे एक थॉट बार बार आ रहा है। मुझे एक बड़ा सा, जब मैंने इन सब लोगों को सोचने के लिए बोला था, एक ऐसा बड़ा सा व्हील, जाइंट व्हील जैसा दिखाई दे रहा है, और ये कोई झूला हो सकता है। कोई रिलेट कर पा रहा है? झूला, जाइंट व्हील, ऐसा कुछ बड़ा सा।
आप रिलेट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो? ओके, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? नो, आप बैठ जाइए। जो पीछे, हाँ। आप ओके। ये जो भी, ये क्या है, ये झूला है कोई बड़ा सा यस। जाइंट व्हील जैसा? हाँ जी। अच्छा, ओके। और जब आप इसको विजुअलाइज कर रहे हो या जब ये आपके दिमाग में आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ आसपास कुछ ठंडा है, स्नो है, यस, राइट। आपके दिमाग में है ये आपने किसी को बताया नहीं और मुझे नहीं। भी नहीं बताया अभी तक ये क्या है, नहीं। बट कुछ ठंडा है हाँ। बहुत, और पर्टिकुलरली रात का टाइम है, हाँ। रात का टाइम है, और आसपास जो लोग हैं बहुत ही शोर वाला शहर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो एक बड़ा सा पैलेस जैसा भी कुछ है, कुछ रॉयल जैसा कुछ आप देख रहे हैं वहां पे। जी, राइट। राइट। आप ऐसी कोई जगह नहीं देख रही हैं, आप शोर शराबा तो देख रही हैं, बट ऐसी कोई जगह नहीं है आपके केस में, राइट? यू आर विद योर फैमिली देयर और somebody close to you with someone, और आप जिस जगह पे हैं वो इंडिया नहीं है, या इट्स आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया है। ओके, क्या जगह है? इट्स लंदन। लंदन। इट्स लंदन। It's London. Sit down. And also, thank you. जब मैं आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा था तो मैं आपकी एनर्जी को सेंस कर पा रहा था, एंड ऑल्सो ये इस शहर की बात नहीं है, ये यहाँ की बात नहीं है इंडिया ही, राइट? इट्स अ डिफरेंट स्टेट, राइट? इट्स अ डिफरेंट स्टेट। ओके, ठीक है, मैं नहीं रिवील करूंगा उस चीज़ को। यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को फील हो रही थी अभी, जब मैंने आप लोगों को बोला अपने चाइल्डहुड में जाओ, चाइल्डहुड के बारे में सोचो, तो आई कुड सी समवन प्लेइंग विद अ फ्रेंड। ओके, अभी बात होती है आपकी उस फ्रेंड से? अभी भी टच, मतलब अभी साथ ही है आपके? हाँ सर, साथ ही। ओके, repeat that name in your mind again and again. उसका निकनेम निकनेम क्या मैस्कुलिन साउंड करता है? नहीं सर। नहीं? मेरी तरफ से सोनल को हाय बोलेगा। थैंक यू। और एक और चीज़, एक रिलीजियस प्लेस पे कौन गया अभी रिसेंटली? कोई किसी रिलीजियस प्लेस के बारे में भी सोच रहा है कोई अभी? कुछ देर पहले जब मैंने सोचने के लिए कहा था, वर यू देयर इन समबडी? कोई था ऐसा रिलीजियस प्लेस पे? तो आप लोग वहाँ रूटीन में जाते हो? और पिछले कुछ टाइम पहले या कुछ महीनों पहले कोई पर्टिकुलर रिचुअल परफॉर्म हुआ है? नहीं। या प्लान कर रहे हो ऐसा कुछ? हाँ। इट्स लाइक किसी ने सजेस्ट किया है, और या आप लोग फैमिली में रूटीन में ऐसा करते हो साल में एक बार या कुछ ऐसा समथिंग? प्रिपेयर नहीं है? ओके। एंड आई कैन फील देयर इज masculine energy, but that deity is not masculine, right? इस place पे जो deity energy है वो masculine नहीं है, it's a female energy? No. or what? Masculine energy. Yes. See now, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ब्लफ है। ओके, नाउ आई एम प्लेइंग, यहाँ सिर्फ 20 लोग हैं तो भी मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया जिसने मेरी इन्फॉर्मेशन को हाँ बोला। मेरे सामने 2000 लोग बैठे हैं और मैं अगर चिल्ला के ये कह दूँ कि यहाँ इस नाम से कोई खड़ा है, कोई गाड़ी लेने का विचार कर रहा है, अभी किसी ने लाल गाड़ी ली है, किसी ने हरी चटनी के समोसे खाए हैं, तो मुझे 2000 लोगों में मिल जाएंगे लोग, यहाँ मिल गए 20 में। राइट? तो ये बात है।
और आपको क्या लग रहा है, मुझे पता थोड़ी है वो किन के साथ थी मुंबई में? ओहो, पर आप देखिए, मैं जितना रोक के इस इन्फॉर्मेशन को यूज करूंगा, मैं उतना ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को। हाँ, तुम्हारा दिल क्यों दुख रहा है? तुम दोनों क्लासमेट हो, तुम्हारा दिल दुखना बनता भी है। ओके। आप चीज़ तो बहुत सारी लाए हैं, मैं धीरे धीरे पूछूंगा, मतलब अभी तो है हमारे पास थोड़ा समय। अच्छा, देखिए, हम प्लेइंग कार्ड्स के साथ भी कुछ कर सकते हैं। ओके, चलिए एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं कार्ड्स एक बार दिखा देता हूँ। सो ये सब डिफरेंट कार्ड्स हैं, राइट? कैमरा कैप्चर कर पा रहा है? ओके, सो गाइस, ये कार्ड्स यू गाइस कैन सी ऑल डिफरेंट कार्ड्स, राइट? ओके, मैं इनको शफल कर देता हूँ और मैं इस पे रबर बैंड लगा देता हूँ। तो अभी आप में से कोई भी 2 लोग या 3 लोग जो इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप कह रहे थे ना टेलीपैथी क्या होता है, तो आपको क्या करना है, मैं ये कार्ड आपको दूंगा, आपको अपने लेफ्ट हैंड पे ऐसे रखने हैं और इस डेक को कहीं से भी ऐसे करके खोलना है। आपको किसी एक जगह से खोलना है। जैसे आप एक जगह पे रुक जाएंगे तो आपको वहीं जो कार्ड दिखाई दे रहा है उसको अपने माइंड में देख लेना, ठीक है? ये 45, 50 का 52 पूरे नहीं है, मतलब कम है, गुम हो जाते हैं कार्ड, कुछ लोग रख लेते हैं। उससे पहले मैं ये डेक किसी को हैंड ओवर कर देता हूँ ताकि मैं इसको चेंज ना कर। आप इधर आ जाओ। अच्छा, हर फ्रेम में आपको ही आना है। तो ये यहाँ आ जाइए, मेरे पास यहाँ आ जाइए। इन कार्ड्स को ऐसे अपने हाथ में रखिए। अभी मैं इनको अब शफल नहीं करूँगा। नहीं, खड़े हो जाइए। मैं इनको शफल नहीं करूँगा, चेंज नहीं करूँगा। इसके ऊपर हाथ रखिए। नहीं, हाथ रखिए इसके ऊपर ऐसे। अभी नहीं देखना, आपको कुछ नहीं करना। ये एक्सपेरिमेंट बाकी सब लोगों के लिए है। टेलीपैथी की बात हो रही थी कि कैसे लोग एक जैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे एक जैसा फील करते हैं। ओके, ठीक है, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जब मैं 3 कहूंगा तब एक साथ इनहेल करना है। एक सिंक में बैठेंगे सब लोग, लेग्स अनक्रॉस कर लीजिए और बिल्कुल एक सिंक्रोनिसिटी क्रिएट करते हैं। 1 2 3 इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आंखें बंद रहेंगी। मैं 10 से लेकर 1 तक की गिनती गिनूंगा। हर घटती हुई गिनती के साथ इमेजिन कीजिए कि आप एकदम शांत और गहरी अवस्था में जा रहे हैं। 10, 9, 8, बॉडी पूरी तरह से लूज छोड़ते जाइए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंखें बंद रहेंगी, बॉडी रिलैक्स कर लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखें एकदम रिलैक्स हो गई हैं और आंखों पे पावरफुल ग्लू लगा हुआ है और उस ग्लू की वजह से आपकी आंखें एक दूसरे से चिपक रही हैं, पलकें एक दूसरे से स्टक हो रही हैं। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि आपकी पलकें एकदम हैवी हो रही हैं और एक दूसरे से चिपक रही हैं। आप उनको जितना खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो उतनी ज़्यादा स्टक और लॉक होती जा रही हैं। एंड एक पॉइंट आएगा जब आपको फील होगा दैट योर आईलिड्स आर कंप्लीटली स्टक, ग्लूड, शट, सील्ड, बॉन्डेड। इमेजिन, क्रिएट दिस इमेजिनेशन, फील दिस कि आंखें एकदम पावरफुली स्टक एंड लॉक हैं। और जब आपको लगे पलकें स्टक हो गई, उनको हल्का सा खोलने की कोशिश कीजिए और आप पाएंगे दे आर स्टक एंड ग्लूड। नाउ ट्राई टू ओपन योर आईलिड्स एंड यू विल फाइंड दे आर नॉट ओपनिंग। जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं वो उतना स्टक और ग्लूड होती जा रही हैं। ट्राई हार्डर, दे आर स्टक एंड स्टक एंड स्टक एंड स्टक एंड स्टक। और जब मैं 1 2 3 बोलूंगा वो आंखें खुल जाएंगी। 1 2 3 ओपन योर आइज। ईमानदारी से किस किस की आंखें उस लेवल पे स्टक हो गई थी कि आप ये कर रहे थे पर खुल नहीं रही थी? रेज योर हैंड। राइट, आप तीनों के साथ ऐसा हुआ, तीनों खड़े हो जाइए। तो ये 3 वो लोग हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक है, ओके, अब थैंक यू। हाँ, आप जा सकते हैं। आप 1 बाय 1 मेरे पास आएंगे। माइक की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कार्ड देखना है। ठीक है, तो ये कार्ड्स सब डिफरेंट है, राइट? लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए सामने और राइट हैंड का थंब यहाँ रखना है। अभी नहीं देखना, नहीं अभी नहीं देखना, आप पोजीशन में रेडी रहिए। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखते हुए डेक को कहीं से भी उठाइए। लुक एट द कार्ड।
बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। आप आ जाइए। थोड़ा जल्दी करेंगे, राइट? मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, और ताकि ऐसा मार्क ना हो जाए। ठीक है, लुक एट मी। कार्ड कहीं से भी खोलिए एंड लुक एट द कार्ड, बंद कर दीजिए। याद रहेगा? ठीक है, आप आ जाइए जल्दी। मेरी तरफ देखिए, कांच को कहीं से भी खोलिए। हैप्पी या चेंज करना चाहते हो? ओके, याद रहेगा? ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू। नाउ ये कितने सारे कार्ड्स हैं, ऑल डिफरेंट, राइट? एंड दे वर कंप्लीटली शफल्ड। और उसके बाद राहुल आपके पास कार्ड थे, मैंने दोबारा शफल नहीं किया। हमने एक प्रोसेस किया जिसमें 3 लोग एक जैसी अवस्था को फील कर पाए, राइट? कार्ड्स कहीं से भी खुल सकते हैं, कोई भी कार्ड हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या कार्ड है, राइट? आप रैंडम गेस कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर। आपके हिसाब से क्या वो नंबर कार्ड है कि पिक्चर कार्ड है? ऐसे रैंडम गेस कर सकते हैं। इन्होंने जो देखा, हाँ, कोई भी एक कार्ड अगर आप गेस कर पाए। चलिए 3 नंबर बोलिए कोई भी। 3 नंबर बोलूँ कोई? हाँ, 1 से 13 के मतलब कार्ड्स में कोई भी 3 नंबर बोलिए। 4, ओके गुलाम, ओके 8, ओके। सूट बोलिए कोई भी, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब, चेस, स्पेड्स। ईंट, उसे क्या कहते हैं? ईंट, मुझे नहीं डायमंड्स, पता। डायमंड, ईंट। ओके, मैंने एक रैंडम गेस करने के लिए कहा कितने अलग अलग गेस हैं। आप तीनों एक साथ अपना कार्ड बोलेंगे जब मैं कहूंगा तब। 1 2 3 नाउ। 6. What was your card? 8. What was your card? What was your card? 9. 9 of hearts, right? Okay. भाई अब टेलीपैथी ये कहती है कि आप इन तीनों में से कोई एक कार्ड भी अगर ढूंढ पाए, क्योंकि आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन है और आप खोजेंगे उसी तरीके से। अपना हाथ सामने लाइए, लेफ्ट हैंड, और मेरी तरफ देखिए। कार्ड को रिफिल करिए थंब से, आराम से रिफिल करते रहिए, जब मन करे तब रुक जाना। Okay. कार्ड देखिए क्या है। कार्ड है 9 ऑफ हार्ट्स। आपने ढूंढा है। वो कहाँ गया? हाँ, ये रहा। Sorry, ये ब्रेक हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका नाम क्या है? आप और परीक्षित कनेक्टेड हैं। वाह भाई। तो रात को सोते समय या दिन में किसी भी टाइम सडनली इफ यू गेट अ फीलिंग ऑफ जॉय, इट मींस परीक्षित इज हैविंग फन समवेयर। यूजुअली ये कनेक्शन 2 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा। परीक्षित 2 दिन बाद। तो अब मैं कह सकता हूँ ये आपकी और इनकी टेलीपैथी हुई है, बट ये ट्रिक है। बहुत भयानक ट्रिक है, लेकिन कि आप दूसरे के हाथ से करा रहे हैं। क्योंकि जो मैंने समझी और सीखी हैं, मतलब मैं बता रहा था कुछ 1 साल पहले मैंने भी एक कोर्स किया छोटा सा, हाँ हाँ, उसमें अपने हाथ से ही है जो है ज़्यादातर। राइट। ओहो, ज़्यादातर सवालों के जवाब आपने दिए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। हमने बताया था कि आप आने वाले हैं, 2-3 दिन से बता रहे थे, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं। मैं चाहूँगा उनमें से 2-4 का जवाब आप ज़रूर दें, और अंत में जाते जाते वो जो आपने मेरे मित्र के साथ किया था वो ज़रा मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है। वो कोई चैलेंज नहीं है, बाय द वे। सैयद इंसाफ नागौरी हैं राजस्थान से। वो पूछ रहे थे कि मन की स्थिति को बदलने के लिए हिप्नोथेरेपी का उपयोग कितना कारगर है, इसका लंबे समय बाद कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है या नहीं? नहीं, हिप्नोसिस का कोई डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट कभी नहीं देखा गया। और हाँ, कुछ केसेस में हिप्नोसिस अवॉइड किया जाता है, जैसे ऑलरेडी अगर कोई बहुत सेंसिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, जहाँ कुछ भी कह दिया जाए तो उसको तुरंत फील होने लगता है, तो ऐसे में थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो बहुत जिम्मेदारी से काम ले और सही सजेशंस या सही चुनाव करे अपने शब्दों का और सजेशंस का। सिर्फ उस केस में थोड़ा सा सेंसिटिव एज या सेंसिटिव मैटर्स में
अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जो स्टेट क्रिएट कर रहे हैं वो आपके दिमाग में है, आप उसको फील कर पा रहे हैं और आपकी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ लोगों को आंखों पे ग्लू एक्सपीरियंस करने के लिए कहा, तो कुछ लोगों के साथ वो हुआ। तो जो लोग वो ग्लू एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, इसका मतलब उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज किया ताकि बॉडी में वो चेंज आए। उन्होंने माइंड में ग्लू फील किया और बॉडी में चेंज आया। तो ये सेम चीज़ हिप्नोसिस में हो तो रही है। मैं उन घटनाओं को हकीकत के करीब मानूं जिसमें कहा जाता है कई बार कि डॉक्टर्स ने कैंसर के मरीज़ को कह दिया कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 30 दिन की है, और उन्होंने अपने आप खुद पर धीरे धीरे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो हज़ारों लाखों केसेस हैं। मेरे खुद के देखे हुए बहुत सारे केसेस हैं। इस पे पूरी किताब है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत पॉपुलर बुक है। जोसेफ मर्फी वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो आप सोचते हो वैसा, ये तो हज़ारों साल पहले बुद्ध ने कह दिया, यू आर व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो बन जाते हो। ये तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा तुम कर, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो करते जाओ। मतलब बेसिकली वो अपने वो कंसाइंस की बात कर रहे हैं, जो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कह रही है कि वो जो धर्म के हिसाब से सही है वो करते जाओ, तुम वही बन जाओगे। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो सेशंस लेते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ धकेलते हैं, तो फिर ये भी सच है कि उनका एक पॉजिटिव असर भी लोगों पर पड़ता ही होगा, पड़ता है, लेकिन अगर वो विश्वास करते हैं। लेकिन वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जो बातों से असर पड़ता है वो हो सकता है 100 में से 10 लोगों पे पड़े, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे सीख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको, जैसे आप बात कर रहे थे कि आपको ट्रिक्स तो पता है लेकिन वो गहराई में नहीं उतर रही हैं। अभी सब लोगों की आंखें बंद थी, लेकिन वही 3 उसको फील क्यों कर पाए? मेरे सजेशन सबके लिए सेम थे, क्योंकि वो 3 के लिए मेरे सजेशंस गहराई में उतर पा रहे थे। मोटिवेशनल स्पीकिंग या बातें, या जब हम कहते हैं ना यार इतनी बार तो समझाया है तेरे को यार, कितना तो बता दिया तेरे को, तुम मत कर मत कर मत कर, ये फिर भी कर रहा है। वो भी कह रहा है यार हाँ मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है उसको मैसेज, उसने ब्लॉक कर दिया है, मुझे नहीं ढूंढना है उसको, स्टॉक करना जाके, मुझे नहीं दोबारा चाय पीनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। फिर क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लॉजिकल लेवल पे आपको पता है, इमोशनल लेवल पे वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, सबकॉन्शियस में पैटर्न नहीं बने। बस सुन लिया आपने। तो हिप्नोसिस सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। बच्चों पर करना फिर आसान है कि मुश्किल है? आसान है, बच्चों पे नहीं, तो आसान तो सब पे है। सबका अपना अपना एक लेवल ऑफ सजेस्टेबिलिटी है, कहाँ क्रैक होगा जाके। फिर जो ब्रेन वॉश एक टर्म यूज की जाती है, वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमता होगा, पूरी साइकोलॉजी। वही जो इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इमोशंस ही तो हैं, इमोशंस के साथ किसी भी चीज़ को आप अटैच कर सकते हो। ओके, ब्रेन वॉश वाला सवाल सौरभ का था, और जो मैंने पूछा था कि कुछ वीडियोस आते हैं जिनमें लोग आपको सम्मोहित कर लेते हैं, वो शिव ने पूछा था। महावीर सिंह पूछ रहे हैं एक सवाल, पता नहीं आपके फील्ड से कितना मिलता जुलता है। कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि सपने ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और उन्हें नहीं आया पर ब्लैक एंड वाइट सपना। अच्छा, मेरे इस पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है। सपने ब्लैक एंड वाइट, किसी को कलर्ड सपने आते हैं क्या? क्या आप कलर देख पाते हो? आवाज़ें सुन पाते हो, या वो आपकी अपनी आवाज़ें होती हैं? आवाज़ें भी सुन पाते हो? तो ये भी एक मिथ था कि आपको सपने में आवाज़ नहीं आती। हाँ, मुझे कुछ कहीं तो मैंने पढ़ा था कि आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो उन्होंने बोला नहीं है, आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। ऐसे तो पूरा सपना ही माइंड में क्रिएट हो रहा है। तो मुझे नहीं पता। हाँ, एक कन्फ्यूजन होती है, वो होती है इमेजिनेशन वर्सेस विजुअलाइजेशन। अक्सर लोग विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में कंफ्यूज होते हैं। वो कैसे? मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करो कि आपके सामने एक शेर है, तो कुछ लोग होंगे जो आंखें बंद करके शेर बाकायदा देख पाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो सिर्फ इमेजिन करेंगे कि शेर है। तो पुअर विजुअलाइजेशन या पुअर इमेजिनेशन जैसा कुछ नहीं है। या तो आप विजुअलाइज कर रहे हो या आप इमेजिन कर रहे हो, बस ये है। तो सपना हकीकत है, विजुअलाइजेशन अब जिसकी अच्छी है वो कलर भी देख पा रहा है। तो मुझे इसमें कोई खास जानकारी नहीं है कि वो ब्लैक एंड वाइट। रविंद्र जी, ऐसा होता है जब आपकी ट्रिक फेल होती हो बहुत सारे लोगों के सामने? हाँ, होता है ना। फिर कैसे करते हैं? आपको पता भी नहीं चला, अभी कुछ हुआ, मैंने कवर भी कर लिया। अब पॉडकास्ट में कमेंट आएंगे कि वो वाली ट्रिक में ऐसा हुआ था। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है भाई। ये सिखाया जाता होगा कि अगर गड़बड़ हो गई तो? सिखाया तो कुछ या नहीं। फिर एक्सपीरियंस आया था? भाई देखिए, ये तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। छोटे बच्चे को भी पता है अब फंस गए, अब क्या करना है। ये तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये तो होगा ही, ये इससे नहीं बच सकते आप। मैंने किसी मेंटलिस्ट को कहते सुना था वैसे, कि अगर आप फंस जाओ, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो बोले ईमानदारी से मान के कि कई बार नहीं भी होता है, और आगे बढ़ जाओ। आपको पता है ना कि नहीं हो रहा है, उनको नहीं कई बार पता ये भी है। होता है, हाँ, नहीं। उनको नहीं पता है। इट्स लाइक क्रैकिंग अ जोक। आपको पंच लाइन पता है, हाँ, उनको नहीं पता है। तो अगर उनको पंच लाइन पहले से पता हो
तो फिर जैसे मैं आपके साथ वो वाली ट्रिक अब तक नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हैं। ओके मैं सही टाइम आने पे कुछ वैसा परफॉर्म करूँगा। ओके तो इट्स लाइक इफ़ यू ऑलरेडी नो द पंच लाइन, वो जोक आपको प्रभावित नहीं करेगा। मतलब एक मेंटलिस्ट का बढ़िया साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है फिर। हाँ, ये तो हर परफॉर्मर के साथ होना चाहिए, मेरा मानना है। तो अगर आप अच्छे, जैसे हर आर्टिस्ट होता है, जैसे एक्टर होता है, आपके पास कितने रेफरेंसेस हैं। अब मैं लोगों से थोड़ी मिलता हूँ हर रोज़, मैं साइकोलॉजी, मतलब मैं लोगों से नहीं मिलता हूँ, मैं उनके अंदर मौजूद उन लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जैसे किसी को देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन किस लेवल तक चीज़ें सोच सकता है, किसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, किसके साथ क्या एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे मैं आपके साथ अगर वैसा कुछ ना करना चाहूँ, मैं अगर आपके साथ ये किताब जैसा कुछ करना चाहूँ, टेक दिस बुक, ओपन दिस बुक एनीवेयर, हैप्पी विद द पेज, वंस यू आर हैप्पी, आगे पीछे तो नहीं जाना है आप, ठीक है। ठीक है। लेफ्ट राइट कहीं से भी कोई भी एक वर्ड बड़ा सा, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, ऐसा 10 12 13 लेटर्स का कोई वर्ड चूज कर लीजिए। ओके ओके, वर्ड चेंज भी कर सकते हैं आप, इधर उधर कोई और वर्ड भी मिल जाएगा आपको। अभी तो ठीक है। इस वर्ड से हैप्पी हैं आप, याद रहेगा ये वर्ड आपको। इसके लेटर्स गिन सकते हैं अपने दिमाग में आप, स्पेलिंग याद रहेगी। हाँ ठीक है, बंद कर दीजिए बुक। ओके, अभी वो जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अपने दिमाग में लाइए। ठीक है। अभी परीक्षित और आपके बीच में एक कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश किया था, राइट? ओके, मुझे परीक्षित की शक्ल भी याद नहीं अभी। ओके, मुझे नहीं पता ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा, हम ट्राई कर सकते हैं। जो वो वर्ड है वो बड़ा सा वर्ड है कोई, ठीक है। लाइक उसको आप क्या कोई इमेज बना सकते हैं उससे रिलेटेड कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्ड होता कप तो मैं एक इमेज बना सकता हूँ, ओके। पर उस वर्ड से रिलेटेड कुछ इमेज मुझे बना इस सकता वर्ड का मतलब भी नहीं पता है। हूँ। कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है, राइट? मुझे नहीं अब पता। मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये पता करना, क्योंकि उनके साथ वो उस वर्ड के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे, हाँ मैंने राइट? ठीक है, परीक्षित खड़े हो जाइए। आप परीक्षित को देख पा रहे हैं भाई? कहाँ है परीक्षित? नहीं देख पा रहे। परीक्षित यहाँ आ हाँ, अब जाएंगे, ठीक है। इधर आ जाओ। इधर आ जाएंगे आप। मेरे सामने मेरे दोस्त खड़े हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता हाँ है। ठीक है। ओके ओके, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अपने दिमाग में रखिए, फर्स्ट लेटर, ठीक है? परीक्षित, इमेजिन करो कि आपके सामने टीवी स्क्रीन पे अल्फाबेट्स दौड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, ऐसे जैसे कोई नंबर स्क्रॉल होते हैं बहुत तेजी से। ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे। ओके इसमें ऑकवर्ड क्या है यार? कोई वर्ड नहीं है। ऐसा ऐसा हंसने वाली कौन सी बात है? ठीक है, अब आप दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। दोनों एक साथ बोलेंगे, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। मन में बोल। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डीप ब्रेथ टुगेदर, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ क्लोज योर आइज बोथ ऑफ यू। और जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा, आप नितिन भाई, आप उस लेटर, उस वर्ड का पहला लेटर बोलेंगे आउट लाउड, और आपके दिमाग में परीक्षित जो भी अल्फाबेट आए आपको वो बोलना है, एक साथ बोलना है। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा, 1 2 3 नाउ। जी। टी साउंड कैसा कर रहा है? आसपास ही कुछ किया ना। जी टी। आपके दिमाग में जी आया था क्या पहले? ऐसा कोई कुछ और लेटर आया था? जी से रिलेट कुछ कर पा रहे थे? बट टी। ओके, तो मतलब हम करीब करीब एक जैसा साउंड तो कर ठीक रहे है। हैं। ओके, हाँ लास्ट लेटर भी चेक करना है। हाँ हाँ। लास्ट लेटर चेक करें, लास्ट लेटर चेक करें। ओके, इससे पहले कि हम लास्ट लेटर चेक करें, मैं मतलब जस्ट टू अवॉइड एनीथिंग, लोग ऐसा बोलें कि कुछ ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, आप कोई भी वर्ड चूज कर सकते थे। आपके दिमाग में कोई भी वर्ड हो सकता था, राइट? उस वर्ड से रिलेटेड आप कोई भी इमेज बना सकते हैं अपने दिमाग में, हाँ बना सकते हैं। हाँ। आपके क्योंकि उसकी टूट फूट में कहीं बीच में कुछ बना सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली वो नहीं है, वो अर्थ नहीं है। ओके, पहले तो उस इमेज पे फोकस कीजिए। ओके। वो जो भी चीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट है, हैंडी ऑब्जेक्ट है। अपना हाथ सामने लाइए एक बार ऐसे, आप राइट ही हैं? हाँ, राइट हैंड सामने लाइए और देखिए कि वो यहाँ रखा है वो ऑब्जेक्ट। मेरे तरफ देखिए, उसका वेट फील कीजिए। और जैसे ही मैंने बोला वेट फील कीजिए, आप उसको गायब कर रहे हैं अपने दिमाग में। आप वेट को वैसा फील नहीं करना चाहते जैसा होना चाहिए। ओके, क्या कुछ खून खराबे से रिलेट कुछ है, कुछ ऐसा कुछ है? ओके, हाथ हटा लीजिए।
ओके, आंखें बंद कर लीजिए दोनों और लास्ट अल्फाबेट पे फोकस कीजिए। लास्ट अल्फाबेट पे फोकस कीजिए और जब मैं चुटकी बजाने के लिए चुटकी बजाऊंगा तब आपको वो बोलना है लास्ट लेटर एक साथ। 1 2 3 आर। ई हाँ ई ई। ओके ठीक है, तुम दोनों का कनेक्शन टूट गया है। पर वहाँ बहुत करीब थे। हाँ पहले बहुत करीब थे, अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया दिमाग में। ओके भाई एग्जैक्ट आप वो क्या ऑब्जेक्ट चूज, आपके दिमाग में क्या था ऑब्जेक्ट? गन। गन। वर्ड क्या था? गन स्लिंगर। गन स्लिंगर। ओके और भाई गन यही वाली थी? हाँ यही थी। सिक्सर थी? यस यस यस। माउजर नहीं थी, कोई और नहीं थी, सिक्सर थी। राइट, पर्टिकुलरली ब्राउन को उसका ग्रिप वैसा पुराने ज़माने जैसा ग्रिप सोच रहे थे आप? मैंने हाँ नई नहीं सोची थी, थोड़ी सी पुरानी थी। ओके तभी उसके वेट में आप कुछ ऊपर नीचे कर रहे थे उसके। ये बहुत सही बात है, उस वक्त मैं सोच रहा था। मैंने बहुत कम पकड़ी है गन। राइट, थैंक यू परीक्षित। वाह, और मुझे इसका अर्थ बिल्कुल नहीं पता और ईमानदारी से मैंने पहली बार ये शब्द पढ़ा है। वाह, सो आई होप हम आसपास पहुंच गए उस चीज़ के। ये तो और भयानक है। तो पहली बार पढ़ा था मैंने। सीखने जैसी चीज़ है। बिल्कुल सीखना। कहाँ सीखे कोई? मैं बिल्कुल अपना प्रचार करना चाहूँगा यहाँ। इनमें पूछ लीजिए कौन सीखना चाहेगा। आप मेरे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। टेलीग्राम विश्वविद्यालय से सीखना चाहते हैं आप? इस पे 2 कोर्सेज मैंने बनाए हुए हैं। एक है मैजिक मेंटलिज्म का, जिसमें 20 ट्रिक्स हैं। इस तरीके की कुछ ट्रिक्स के सीक्रेट्स मैंने बताए हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, क्या होता है। और एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है हिप्नोसिस का। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कोर्स। अगर आपको हिंदी भाषा में उससे बेस्ट कोर्स मिल जाए, मेरा दावा है, मतलब आपको मिल ही नहीं सकता। हिप्नोसिस को जितने डिटेल में उस कोर्स में मैंने सिखाया, मतलब मैंने जान लगा दी उस कोर्स में। तो ये 2 कोर्स हैं। आप हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं, मैं ज़्यादा दिल से हिप्नोसिस सिखाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ है। आप न सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस से खुद को ठीक कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। क्या ये ऐसी चीज़ है जिसका ज़्यादा प्रचार करना चाहिए? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आप जितने भी ऑल्टरनेट हीलिंग्स या थेरेपीज़ के बारे में जानते हैं, उनमें हिप्नोसिस सबसे पावरफुल थेरेपी। मतलब रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं कि CBT के 10 सेशन और सही तरीके से किया गया हिप्नोसिस के 2 सेशन सेम होते हैं। आपसे मिलने में लोग कतराते नहीं अब? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि ना कतराएं। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है आपको जब लोग ये कहते हो कि यार आप मन की बात पढ़ लोगे, यार आप दिमाग में जो पढ़ लोगे? बिल्कुल होता है। जैसे आपने पहले ही कहा था, बताओ मेरे पर्चे में क्या लिखा है। तो ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं, या फिर ऐसा भी बोलते हैं, नहीं मेरी आंखों में मत देखना, तुम हिप्नोटाइज कर लोगे, या ये सब चीज़ें होती हैं। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और एक अच्छा रेपो बिल्ड करने का मौका मिल जाता है फिर उस तरीके से। अब आदत है मुझे इस चीज़ की। तो रविंद्र जी, अब पॉडकास्ट का अंत है तो थोड़ा सा पूछ लूँ कि वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, कहाँ से आते हैं आप, कैसे शुरू हुआ है सब? ये बड़ा ही कमाल पूछ लिया आपने। इसको जानने के बाद हो सकता है कि कोई बच्चा विरोधी बन जाए और ये डिसाइड कर ले कि अब मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे तो यही करना है। तो मेरा घर जो है वो सोनीपत है, मेरा होम टाउन सोनीपत है, और रोहतक के पास हमारा विलेज। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। और पढ़ाई में मैं खोज ही रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था पढ़ाई में। मैं उतना ही पढ़ता था जितना मेरे को चाहिए बस, या जितने में मैं पास हो जाऊँ। तो 10th तक मेरी नॉर्मल एक प्रॉपर एजुकेशन हुई। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वही पढ़ना है जो मुझे पढ़ना है। तो पिताजी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया और कहा नहीं तुम मैथ्स पढ़ो। मैथ्स ही ख़राब था मेरा, तो बोले भले ही तुम आर्ट्स विद मैथ्स पढ़ो। मैं गया, पोल साइंस के टीचर ने पहले दिन कहा बाल कटा के आना। और मैंने पलट के जवाब दिया, सर बालों का पढ़ाई से क्या कनेक्शन है? तो आप समझ सकते हो, सोनीपत में आप किसी टीचर को ऐसा बोलो तो उन्होंने मुझे 2-3 अच्छी बातें कही और क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। दूसरे दिन फिर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, तीसरे दिन फिर कर दिया, चौथे दिन मैं स्कूल से ही बाहर हो गया। मैं आया ही नहीं स्कूल में। मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हो गया।
फिर घर वालों को लगा ये जाता तो स्कूल है, क्रिकेट बैट कहाँ से आ जाता है इसके पास रोज। वो मेरा पहला पैशन था। मैजिक हॉबी की तरह था, स्कूल टाइम में बचपन में परफॉर्म करता था। फिर 1 साल ख़राब हो गया इसी भाग दौड़ में। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, पढ़ाई की ज़रूरत है। तब मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ लगा। तो जब मेरी टर्न आती थी तब तक मैं किताब पढ़ता था। तो मैंने पोइट्री पढ़ना स्टार्ट किया, कबीर, गालिब, इन लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ से दिमाग खुलने लगा। पोइट्री डिकोड होती है तो मज़ा आता है। अब आप एक शेर पढ़ते हैं, शेर सुनते हैं, बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। फिर आप देखते हैं यार ये क्या है, और आप 14-15 साल की, 13-14 साल की एज में ये खोज रहे हैं और आपको मिल जाता है। तो आप तो अपने आप ही उन सब लोगों से जो आपकी क्लासमेट्स हैं, आप तो वैसे ही सुपीरियर हो गए सबसे। तो ये फील आने लग गई मेरे को। वहाँ से ना मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। मैंने फिर पढ़ाई की, ओपन से मैंने 12th की, फिर मैंने ग्रेजुएशन की। लेकिन तब तक ना किताबें पढ़ना, मनोविज्ञान, मैजिक, ये मेरा पैशन बन चुका था। क्रिकेट कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। मैजिक बचपन में करता था, छूट गया था मैजिक। फिर मैजिक दोबारा से आ गया लाइफ में अपने आप। टीवी पे किसी मजिशियन को देख लिया, लगा अब तो टीवी पे भी होता है। यूट्यूब पे देखा, लगा अब तो यूट्यूब पे भी करेंगे। तो यहाँ से करना स्टार्ट किया। इस बीच में हिप्नोसिस इंट्रोड्यूस हो गया, साइकोलॉजी पहले से पढ़ रहा था, फिलॉसफी पहले से डेवलप हो रही थी, किताबें पढ़ने का शौक़ था। तो पता ही नहीं चला ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हुई। और जब मैं पहली बार स्टेज पे गया और जब मैंने बोला, तो जो सामने बैठे वही ये कहते यार क्या कमाल। और मैं खुद सोचूं ये मैं क्या बोल के आया हूँ, मैंने कैसे बोल दी ये चीज़, ये एक्ट मैंने ऐसे कैसे प्रिपेयर कर लिया, कैसे डिज़ाइन। तब समझ में आया वो सब सबकॉन्शियस लेवल पे प्रिपेयर हो रहा था। वो सारा डेटा जो मेरे पास था उसको एक डायरेक्शन मिल गई। तो मैजिक वो टूल बना जिससे मैं लोगों तक पहुंच पाता था। और साइकोलॉजी मुझे हेल्प कर रहा था मैजिक के ज़रिए लोगों को हील करने में। हिप्नोसिस स्टार्ट हुआ था स्टेज हिप्नोसिस के तौर पे। मुझे लगता था, जैसे आप लोगों को लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि कोई ट्रिक होती होंगी, इनके अपने ही लोग होते होंगे ये जो स्लीप कहने पे गिर जाते हैं, या इनके अपने ही लोग होते होंगे जो ये फ़नी डांस कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने उसको जाना तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपना एक शो ख़त्म करके उतरा, मेरे पास एक पिता अपनी बेटी को लेके आते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को ना प्रॉब्लम है, स्मेल आती है, छोटी बच्ची है, उसको हर जगह स्मेल आती है, पर आपका शो देख रही थी ये तो इसको स्मेल नहीं आ रही थी, आप इसको जादू से ठीक कर सकते हो क्या। ये वही चीज़ है जो लोग चमत्कार ढूंढने जाते हैं कि कुछ मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, इसका कुछ भला कर दो, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया इसको, इस पर पवित्र आत्मा ला दो, है ना, नौकरी नहीं लग रही, दुष्ट आत्मा का साया है, कुछ कर दो। तो अब मैं अगर उनको ये समझाने जाऊं कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक खुराफात आई कि सजेशंस दे के देखते हैं। तो मैंने एक पेपर लिया और उसको फोल्ड करके एक गुलाब का फूल बनाया, और फिर वो गुलाब के फूल को मैंने हवा में उड़ाया, विच इज़ अ पॉपुलर मैजिक ट्रिक। फिर मैंने उस बच्चे को वो गुलाब का फूल दिया और कहा कि अब तुम्हें इसमें से रोज़ की फ्रेग्रेंस आएगी। तो जैसे ट्रायंगल, सर्कल और पलकें चिपकती हैं, उस बच्ची ने तुरंत कहा हाँ इसमें से खुशबू आ रही है। सजेशन काम कर गया। अब सजेशंस को बिल्ड करना है। जैसे आंखें चिपक रही हैं तो फिर हाथ भी स्टक होगा, फिर उसके बाद बॉडी भी स्टक होगी, फिर उसके बाद दुष्ट आत्मा भी निकलेगी, या जो भी एक्सपेरिमेंट मुझे कराना है। तो मैंने कहा ये जहाँ भी तुम इसको लेके जाओगे वहाँ की स्मेल गायब हो जाएगी, ये मैजिकल फ्लावर है, और जब तक तुम इसको अपने पास रखोगी तुम्हें कोई बदबू नहीं आएगी, और 7-8-10 दिन में ना ये इसकी खुशबू भी चली जाएगी और बदबू भी नहीं आएगी। और भाई ये ट्रिक काम कर गई। तब मुझे समझ में आया हिप्नोसिस कितना पावरफुल टूल है। तब मैंने एक टर्म यूज़ करना स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ हिप्नोसिस नहीं करता हूँ, मैं हिप्नोमेंटलिज्म करता हूँ। तो मैं जो माइंड रीडिंग कर रहा हूँ, अगर मैं किसी का नाम ना बोल करके उनको ये बोलूँ कि कोई प्रॉब्लम सोचो, और मैं किसी तरह से मैजिकली वो प्रॉब्लम बता दूँ, और मैजिकली प्रॉब्लम बता के मैंने रेपो बना ली बहुत स्ट्रॉन्ग, तो अब मैं सोल्यूशन भी दे सकता हूँ। यही तो हो रहा है ना, इसके बारे में जानने आए हो, ये कर लेना हो जाएगा। क्योंकि मैंने डायग्नोसिस भी कर लिया है तो मैं ट्रीटमेंट दूंगा तो रेपो बन गई ना, अब ट्रीटमेंट पे भी असर, ट्रीटमेंट काम करेगा। तो मैंने ये करना स्टार्ट किया एंड तब से मैं यही कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ी है। हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, रोमानिया स्कूल ऑफ हिप्नोसिस, जैकवन स्कूल ऑफ हिप्नोसिस यूके, और इसके अलावा बहुत सारे एफिलिएशंस हैं, और अब मैं सिखा रहा हूँ। तो वैसे वाली पढ़ाई जो ट्रेडिशनल तरीका है वो 10th है, बाकी पढ़ा हर वो चीज़ जो मेरा मन किया।
और आप जैसे और भी लोग हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, है ना, क्या पढ़ना चाहिए किसी को, और उनमें किसको देखना चाहिए अगर किसी को सीखना समझना करना हो तो? अगर हिप्नोथेरेपी पढ़ना चाहते हैं, हिप्नोसिस पढ़ना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत ही अच्छे ट्रेनर है, हिप्नो गुरु इंडिया। आप उनका कोर्स ले सकते हो। और अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो मिल्टन एच एरिक्सन, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोसिस, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट आप पढ़ें, बहुत अमेजिंग है। मिल्टन एरिक्सन की एक कमाल की बात है, वो कहते हैं लोग थेरेपी में अपना पास्ट बदलने नहीं आते हैं, फ्यूचर बदलने आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पास्ट की प्रॉब्लम उन्हें अफेक्ट कर रही है। सर ये पार्ट मेरे दिमाग को बहुत अफेक्ट कर रहा है, तो पास्ट से नहीं लड़ना है, फ्यूचर से लड़ना है। ये कोट जिस दिन मुझे समझ में आया, मुझे लगा यार ये बंदा कितना जीनियस है। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स मैं करता हूँ, मैं वो वही फील करके करता हूँ कि यार कुछ तो नया किया जाए। तो मिल्टन एच एरिक्सन का आप डेटा पढ़ सकते हैं, आप डेव एलमन की बुक है हिप्नोथेरेपी, वो पढ़ सकते हैं। वन ऑफ माय मेंटोर्स फ्रेडी जैक्विन, उनकी बुक है हिप्नोथेरेपी बाय फ्रेडी जैक्विन, वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे तो हर चीज़ अवेलेबल है। चूँकि शो का नाम पढ़ाकू नहीं थे, इसलिए मैंने किताबें पूछी हैं आपसे। बिल्कुल सही किया किसी सर को आपने। किताब पढ़नी हो किताब भी पढ़ सकता है, कोर्स आपको लेना है तो ले ही हाँ, सकते ले हैं आप। सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं। और बाकी तो हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, जिसे इसे पढ़ना हो समझना वो करना चाहिए। बात करके बहुत मज़ा आया, वरना अभी तक तो हम टीवी पर कुछ लोगों को देख रहे थे, वो गाने बता देते थे, दिमाग में चलने वाले नाम बता देते थे, राह चलते लोगों से कुछ भी बता देते थे, सब हैरान हो जाते थे। पर आज कुछ बातों से समझ में आया कि इनके बीच लॉजिक क्या है, तार कैसे जुड़ता है। कुछ जो आपने दिखा दिया, जो नहीं दिखाया उसका तो मुझे अभी भी नहीं पता है। अच्छा, कुछ एक सवाल ले लेते हैं, किसी को सवाल पूछना है? जी सर। हाँ, रविंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि बात मेंटलिज्म की हो रही है, हिप्नोसिस की हो रही है, लेकिन अभी हम अगर बात करें तो डिजिटल अरेस्ट काफ़ी हो रहा है, और इसमें अगर जो मेंटलिस्ट हैं, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम सिखाएंगे लोगों को, बच्चों को सिखाएंगे, तो ये आपका कितना दायित्व बनता है और वो कितना इस चीज़ को बरकरार रखेंगे कि इस ये जो विद्या है, एक तरीके से विद्या है, ये आर्ट है, तो इसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पर इस पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर कहा है कि डिजिटल अरेस्ट से बचे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो मेन चीज़ है वो हिप्नोसिस का पार्ट है, लेकिन वो वैसा हिप्नोसिस नहीं है जैसा हम फिल्मों में देख के इंप्रेशन बना लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट में कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसका मेंटलिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है। आपके अंदर एक इमोशन जगाया जाता है, इंसान जैसे ही इमोशनल स्टेट में आता है वो तुरंत रीजनिंग से निकल के सर्वाइवल की तरफ चला जाता है। जी। बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देती है, क्योंकि सर्वाइवल का मुद्दा है। अरेस्ट होने का मतलब इतना बड़ा डर, फिर आप बदनाम हो जाओगे, आपको जेल हो सकती है, आप बड़े किसी चीज़ में फंस गए हो, और फिर वो स्लोली उसको बिल्ड करते 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 इंसान के दिमाग को उस लेवल पे ले जाते हैं जहाँ वो हर चीज़ फॉलो करने लगता है। इसमें साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, सारी चीज़ें। तो जैसे आपने कहा कि अगर लोग मेंटलिज्म सीखेंगे तो क्या वो इसको जिम्मेदारी से यूज़ करेंगे? एक्चुअली मेंटलिज्म है ही मैजिक की तरह, इसको रियल वर्ल्ड में आप किसी को ठग नहीं सकते इससे, आप ऐसा कुछ बड़ा कुछ कर नहीं सकते इससे। लेकिन हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस में आपको बहुत अनुभव चाहिए, तब जाके आप ऐसा कर पाएंगे। अब मान लेते हैं 100 लोगों को मैंने ये कला सिखा दी, 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो इसको इस तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सही डेटा अवेलेबल नहीं है। तो वो जो जैसे एक सेल्स पिच होती है ना, उन लोगों की एक सेल्स पिच है वो प्रॉपर, उसमें इमोशंस हैं बहुत सारे। इनफैक्ट हिप्नोसिस सीख के बचा जा सकता है इन चीज़ों से कि दिमाग को कॉन्शियस कैसे रखना है, किन चीज़ों को का ध्यान रखना है। तो इसका मिसयूज़ होने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? रजनीश। बहुत अच्छा सवाल है भाई आपका। हाँ, ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल? सर हाँ। मेरा एक सवाल है सर। मेरा नाम शशांक सावर्ण है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी हियर। सेकेंडली, मेरा सवाल ये है सर कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक टर्म यूज़ करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। सर हिप्नोसिस से या मेंटलिज्म से जो आपने कहा रिलीफ कई बार लोगों को फील होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेसिबो इफेक्ट, और अगर है तो कितना फ़र्क है इन दोनों में? ओके, प्लेसिबो सही टर्म है इसके लिए, क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हो ना, तो वो आपके अंदर से हीलिंग को फास्ट कर रही है। बॉडी अपने आप को हील करने में जो मेहनत लगा रही है, एंटीबायोटिक अंदर जाके उसको फास्ट पेस कर रही है, इतना ही हो रहा है। प्लेसिबो से भी यही होता है।
तो हिप्नोसिस इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पावरफुल है, लेकिन हर हिप्नोथेरेपिस्ट को समझना चाहिए कि ये स्टैंड अलोन थेरेपी नहीं है। नहीं मैं कभी अपने किसी पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि जी मैं आपका डिप्रेशन ठीक कर दूंगा। मैं थेरेपिस्ट को भी यही बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, इसको एक सपोर्ट थेरेपी की तरह लिया जाना चाहिए। अब कहाँ, जैसे किसी को कोई पेन है और बहुत 15-20 सालों से पेन है, मेडिसिन खाते हैं तो पेन ठीक हो जाता है वरना नहीं है। ऐसे में कोई एक ऐसा इमोशनल ड्रिफ्ट आ जाए, कोई चेंज आ जाए उसके अंदर और उसको फील हो कि ये पेन चला गया और फिर धीरे धीरे मेडिसिन अपने आप कम होती चली जाए, तो ये इस तरीके से बेनिफिशियल है प्लेसिबो जैसा ही, लेकिन उससे पावरफुल है क्योंकि प्लेसिबो एक लेवल पे जाके रुक जाता है। हीलिंग इज़ अ सेल्फ ऑकरिंग फिनोमेना। बॉडी खुद को हील कर रही है, आप बस उसको फास्ट पेस करने में दिमाग से हेल्प दिला रहे हो मेडिसिन के साथ साथ। गॉट इट सर, थैंक यू। बढ़िया। और कोई सवाल किसी का? हाय सर, मेरा नाम अमृता है। सर आपसे एक सवाल है, जहाँ पे हर कोई एक इंसान अपने इमोशंस या फिर अपनी प्रॉब्लम से किसी भी ऐसे बाबा के पास जाता है तो वो भी इन सब का इलाज बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, बहुत नामचीन है, आज उनको हर कोई जानता है, धीरेन्द्र शास्त्री। तो रविंदर कैसे अलग हैं धीरेन्द्र शास्त्री से? ओके, तो रविंद्र कोई भी हो सकता है। आप पढ़िए, सीखिए, आप हो सकते हैं, लेकिन किसी पद विशेष पे जाने के लिए आप को फिर साधना करनी होगी, सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी। अब पता नहीं ये सच है या कही हुई बातें हैं, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो इस बात को धर्म पे प्रहार की तरह लिया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा तो सनातन धर्म ही विज्ञान पे आधारित है। विज्ञान, इससे वैज्ञानिक कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूं कि रविंद्र आप भी हो सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं कोट पैंट पहन के वो इलाज कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही ठीक करूँगा या मेरे पास कोई खास कृपा आती है। जब मैं ये कहने लगूंगा ना कि मेरे पास कृपा आती है और मैं ये ट्रिक कर रहा हूँगा, ये गलत है। तो अब कौन सही है कौन गलत ये मैं नहीं जानता। रविंद्र क्या कर रहा है, रविंद्र ट्रिक्स को ट्रिक्स की तरह सिखा रहा है और ये कह रहा है कि तुम ट्रिक्स को ट्रिक्स की तरह यूज़ करके भी हीलिंग कर सकते हो और किसी की भी हीलिंग कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है। थैंक यू सर। मैं कोई खास ये नहीं कहता हूँ मेरे ऊपर कोई खास कृपा है। थैंक यू सर। कोई और? पूछ लो जी, खुला ऑफर है। नहीं, जिनके साथ कुछ कुछ किया वो तो पूछ लो। ठीक है, बहुत मज़ा आया, आपने वक्त थैंक यू दिया। भाई, मुझे भी बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस पॉडकास्ट में आप सब लोग जुड़े। सच में हमारी यही कोशिश थी कि पढ़ाकू नितिन वैसे तो हम बंद कमरे में करते हैं, लेकिन इस बार ये सोचा था कि कुछ लोगों को बुलाते हैं, वही आरोप ना लगे कि तो आपस में कर रहे हैं कुछ खेल। हाँ। तो आप सब लोग आए, आपने तो देख ही लिया खेल क्या है। तो रविंद्र जी थे हमारे साथ और इस बातचीत में आपको मज़ा आया होगा, मुझे उम्मीद है। पढ़ाकू नितिन का ये पहला एपिसोड था और अकेला ऐसा एपिसोड था जिसमें हमने थोड़ी सी जादू की बात की, मेंटलिज्म की बात की, हिप्नोथेरेपी की बात की और उम्मीद है मज़ा आया होगा। आया हो तो भी लिखना है, नहीं आया तो भी लिखना है। बाकी आप तारीफ़ करें, गाली लिखें, सब पढ़ते हैं हम लोग, आपको पता ही है, जवाब भी देते हैं। तो अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, फिर किसी ने एपिसोड के साथ। पढ़ाकू नितिन देखते रहिए, सुनते रहिए। इस एपिसोड को शेयर सबके साथ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये पकड़िए अपने हाथ में जी। ओके, तो पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से टैप करके देखिए ज़मीन पे। ये कोई ऐसा शुगर वुगर वाला नहीं है, प्रॉपर एकदम हैवी आप फील कर पा रहे हैं इसको। देख जाओ, आप जूम करना चाहते हो करो। ऐसे मारिए ज़मीन पे आराम से इसको। बढ़िया मजबूत है। मजबूत है। हाँ, इसका वेट भी आप फील कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। राइट। ओके, सब लोग ठीक है। हाँ, ओके, इस हाथ को बिल्कुल सेंटर में ले आए हैं सामने। राइट, तो एक सेकेंड के लिए मुझे भी आगे आना पड़ेगा। ओके, हाथ ऐसे रखेंगे, यहाँ थोड़ा दूर रखेंगे इस तरीके से। ओके, सब लोग अपने अपने हाथों का ऐसे रब करेंगे। सबको ये मग दिखाई दे रहा है? हाथों को रब करेंगे। भाई आप हाथ स्ट्रेट रखिए, दूर थोड़ा सा, ऐसे। हाँ ऐसे।
और इस मग की तरफ देखिए। एंड नाउ हम लोग एक चैंटिंग करेंगे। आपने देखा होगा साउंड से हम हील कर सकते हैं चीज़ों को, राइट? तो सब लोग हमिंग करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो आप ओम चैंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और इस मग की तरफ देखते रहिए। और भाई आप हाथ ऊपर लाइए, ऐसे इसके ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर लाइए। और फील कीजिए कि ये जो मग है इसके अंदर वो एनर्जी भर रही है जो वहां से आ रही है। अब अपने हाथों को मग की तरफ ऐसे ले आइए। अनिक भाई हम खड़े हो सकते हैं क्या? कैन वी स्टैंड? यस। प्लीज खड़े हो जाइए, हाथ ऐसे दूर रखिए सामने, इस तरीके से। भाई अपना हाथ, हाँ, मेरे कंधे पे रखिए अपना हाथ। नाउ गाइस इसकी तरफ देखते रहिए। स्टार्ट हमिंग अगेन। स्टार्ट हमिंग अगेन। थैंक यू। और ये तोड़फोड़ के साथ आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच।